agriculture optional is the most underrated optional that students are not even informed about. Those students who are confused between what optional to choose must be running behind the herd options like Shosho, Anthro, Geography, PSIR. Have you even considered agriculture optional once? I would request or insist you guys to check out the syllabus and trends of agriculture optional. You will find out that this optional not only be covered in 3 months, but you will have the hold over this optional, which will get you through the merit list, guys. For more details, log on to our website www.sunyaias.in and also subscribe to our YouTube channel for more details about UPSC Civil Service Examination and Forest Service Examination. Hello everyone, how are you all? Welcome back to the class, guys. I hope you all are doing really great and revising the topics which we have already studied. We are in unit number 5, that is soil science and nutrient management. Till now we have completed 3 lectures. So a quick recap of what all we have seen. At least a broad heading, एक हम broad heading अगर हमारे दिमाग में होगा, syllabus lines हमारे दिमाग में होगी, इस exercise को skip मत करना आप लोग, है ना। इससे हो क्या रहा है, बार बार हम सिलेबस लाइंस को ही पढ़ रहे हैं, बार बार वो सिलेबस लाइन स्ट्राइक कर रही है, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे सिलेबस याद करने को, ऑटोमेटिकली सिलेबस वी आर लर्निंग। तो पहला हमारा क्लास थी, इन देयर वी लर्नड अबाउट बेसिकली द सिलेबस लाइन, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड। मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट एक बार आप देखो हमने क्या क्या पढ़ा। Then in the second lectures, we understood the soil physical and chemical structure. कुछ स्ट्रक्चर, कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखने की कोशिश करी हमने। सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं देखी, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं देखी, टाइम टू टाइम उसकी करेक्ट जगह पे हम देखेंगे। जैसे सॉइल वाटर हमने यहाँ पे छोड़ा था, ढंग से देखेंगे। सॉइल एयर हमने छोड़ा था, ढंग से देखेंगे जब हम सॉइल वाटर को ही समझेंगे। ठीक है, वो एरिएशन पार्ट रहेगा हमारा, वो देखेंगे हम, पोरोसिटी वाला पार्ट। ठीक है, फिर थर्ड में हमने बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखने की कोशिश करी, ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल। इन तीनों को कंबाइन करके वी हैव मेड सर्टेन आइडिया अबाउट आवर सॉइल, कि भाई एक आइडियल सॉइल कैसी होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी, एरिएशन, प्रॉपर ड्रेनेज। ये सारे टर्म्स, 4-5 टर्म्स जो है ना, ये तो ऑटोमेटिकली आपके वर्ड्स में आ जाने चाहिए। और ये कौन इफेक्ट कर रहा है, फिजिकल, केमिकल, कटायन एक्सचेंज प्रॉपर्टीज, कितनी अच्छी सीईसी है सॉइल की, कैसे पता चलेगा, कैसे कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। अभी सीईसी का यूज आप इस वाले लेक्चर्स में देखने वाले, जो आज हम करने वाले हैं, समझ रहे हो। अब और ज्यादा आप सॉइल के बारे में समझोगे जब हम देखेंगे सॉइल की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और चीजें आपको समझ में आएंगी। प्रॉब्लमेटिक सॉइल, प्रॉब्लमेटिक सॉइल इज टुडेज टॉपिक विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। कि अब हमने सॉइल देखा, अब इसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इससे हमें और ज्यादा प्रॉपर्टीज का एहसास हो गया। ओके, ये प्रॉपर्टी होनी बहुत जरूरी है। मैं बोलूंगा इम्परमिएबल सॉइल है, इसके तो ड्रेनेज हो ही नहीं पाएगी। कुछ फिजिकल सॉइल, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, कुछ सैलिनिटी की प्रॉब्लम देख रहे हो आज की रीजन में आप, पंजाब हरियाणा में, दैट इज लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, कैसे हम इसको रिक्लेम करेंगे, ये सारी चीजें, एसिडिक सॉयल, सलाइन सॉयल, सोडिक सॉयल, क्या डिफरेंस है, कैसे हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, हाउ वी कैन रिक्लेम दैट, रिक्लेम मतलब इसे कुछ सही कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ आज हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। प्रॉब्लमेटिक सॉइल, यूनिट नंबर 5, सॉइल साइंस एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसके अंडर हमने, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव सीन दिस पार्ट। ठीक है, तो हमें शुरू करना था एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अदर, बट ये थोड़ा सा, इसे शुरू करने से पहले हम यहाँ पर इस टॉपिक को जरूर समझेंगे पहले, प्रॉब्लम सॉइल्स एंड देयर रिक्लेमेशन, बिकॉज हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है और ये सॉइल की कनेक्टिविटी में, इसलिए मैं इसको आपको पहले पढ़ाना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, अदर बेनिफिशियल एलिमेंट्स इन सॉइल एंड प्लांट्स। फिर हम देखेंगे आपका लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, नाइट्रोजन एफिशिएंसी वगैरह। ठीक है, उसके बाद ये कवर करने की कोशिश करेंगे, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम यूज की को पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी हमारा इस क्लास के लिए एजेंडा जो है वो है हमारा प्रॉब्लम सॉइल्स एंड देयर रिक्लेमेशन। इस टॉपिक को आज हम किल करेंगे। इस टॉपिक से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है, आइदर इन योर यूपीएससी, सीएससी, आईएफओएस, रेंजर, एसीएफ और स्टेट पीसीएस। कोई भी एग्जाम लो, वहां से यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से एक क्वेश्चन। ये 3 एरियाज होते हैं, 2-3 क्वेश्चन फिक्स्ड है। ये अगर सपोज उन्होंने इस साल इसमें से क्वेश्चन दे दिया, तो नेक्स्ट ईयर इससे देंगे, नेक्स्ट ईयर इससे देंगे।
ऐसे क्वेश्चन शिफ्ट करते हैं, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा पीवाईक्यू के, ठीक है। देखो प्रॉब्लम सॉल्व्स एंड द रिक्लेमेशन एज इट इज आई हैव टेकन दिस। क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, हाउ डज सॉइल एसिडिटी अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन, दैट मीन्स एसिडिक सॉइल होती क्या है पहले ये पता चल जाए हमें। ये देखो आप, रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन अल्कली सॉइल्स, क्या सॉइल होती है ये समझ में आ जाए हमें। सलाइन सोडिक सॉइल, आप कोई भी क्वेश्चन देख लो जो आया 2019, 2020, 2020, 2018, 2017, हर ऑल्टरनेटिव एयर पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है हमेशा, एसिडिक, सोडिक, सलाइन, ये तीन टाइप ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल पे फोकस है। और कोई टाइप ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स जो होती हैं वो काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होंगी, जो मैं सारा आपको बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, सिर्फ तीन टाइप के, तो मेरा फोकस कहाँ पर होना चाहिए, इन तीन सॉइल को आराम से समझने में मेरा फोकस होना चाहिए, रेदर देन मैं इधर उधर भागू, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक सॉइल बहुत किस्म की होती हैं, ठीक है। तो उनमें हम कम टाइम देंगे, और जो पीवाई क्यू हमें गाइड कर रहा है कि यार यहाँ से तो क्वेश्चन हमेशा ही उठ कर आया है और कभी भी रैंडम क्वेश्चन नहीं आया है यहाँ से, तो क्यों ना इस पे मैं ज्यादा टाइम लूँ, इसके पॉइंट्स में ज्यादा इकट्ठे करूँ, है ना। ये फोकस एरिया मेरा बन गया है कि भाई इस क्लास से प्रॉब्लमेटिक सॉइल में मेरे पास इससे रिलेटेड कंटेंट होने चाहिए, एसिडिक, सलाइन, सोडिक, सलाइन एल्कली क्या चीज होती है, एल्कली सॉइल क्या चीज होती है, कुछ चीजें हम इस लेक्चर के दौरान सब। सो यू आर सीइंग द प्रॉब्लम सॉइल्स, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। अब प्रॉब्लमेटिक सॉइल किन सॉइल्स को बोला जाएगा, अब किन सॉइल्स को बोलोगे कि ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, जस्ट वेट। दो सॉइल्स, whose characteristics are not good for growing crops. Ultimately you have to cultivate crop, but these soils are not having that characteristic which can support the cultivation of crops, and that is basically have become uneconomical because of the bad properties. Why? Because of the poor characteristics. अगेन जब पुअर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, दैट मीन्स नॉट हैविंग गुड सॉइल वाटर, नॉट हैविंग गुड वाटर रिटेंशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डाउन हो गया, पुअर ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी कुछ नहीं है, ठीक है, एसिडिक बहुत ज्यादा हो गए उसके, दिक्कत क्या क्या है, तो दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अनइकोनॉमिकल हो गया कल्टिवेटिंग क्रॉप्स को, उनको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉइल्स, दीस सॉइल्स आर गुड फॉर नथिंग नाउ, but can we reclaim them? Yes, we can reclaim them. Also problematic soil जब characteristics पे बात आ रही है, properties पे बात आ रही है, तो that means ये भी हमारे तीन टाइप के होंगे, that is physical problematic soils, chemical problematic soils, and your biological problem. देखो फिजिकल में क्या क्या आता है, एक बार मैं सारा चार्ट बना रहा हूँ आपके सामने पहले। फिजिकल में आएगा, जो फिजिकली हम देख सक रहे हैं कि भाई पानी तो जा ही नहीं रहा है, जो इम्परमेबल, इम्परमिएबल सॉइल, क्या रीजंस हो सकते हैं वो देखेंगे हम, अभी मैं सिर्फ आपको हेडिंग दे रहा हूं। सेकंड, सॉइल सरफेस क्रस्टिंग, सरफेस पे आप क्रैक्स देखते हो, तो क्रस्टिंग किस वजह से होती है वो देखेंगे। थर्ड, सब सॉइल हार्ड पैन, सब सॉइल मतलब समझते हैं आप, सब सॉइल मींस पीसी लेयर, हार्ड पैन। फोर्थ, शैलो सॉइल। फिफ्थ, हाईली परमिएबल सॉइल। एक तो इम्परमिएबल है, कुछ कुछ सॉइल हाईली परमिएबल होती हैं, वो कौन सी सॉइल होंगी, सैंडी टाइप सॉइल होंगी, है ना, ये ऑटोमेटिकली दीज आर सिंपलर प्रॉब्लमेटिक सॉइल फिजिकल जो आप देख रहे हो। heavy clay soil, heavy clay soils, and seven, fluffy paddy soil, fluffy paddy soil, ये बेसिकली दलदल वाली सॉइल होती है, ठीक है, इसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है, सॉइल आपको ऐसा लगेगा जैसे पिचकरी हो। तो ये तो हुई आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, अगर आप देखोगे तो फिजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, ये फिजिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कभी भी नहीं आया, लेकिन हम कुछ कुछ देखेंगे। क्वेश्चन कहाँ से आया गाइस, वो हमें पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया है केमिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल। केमिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल में आप सबसे देखते हो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, है ना। सेकंड आपकी आती है एल्कली सॉइल और सोडिक सॉइल। थर्ड आती है सलाइन एल्कली, सोडिक सॉइल।
सलाइन अल्कली सोडिक सॉइल, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, सोडिक सॉइल पे क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल पे क्वेश्चन आ चुका है। फोर्थ, एसिडिक सॉइल और एसिड सॉइल। फिफ्थ, एसिड सल्फेट सॉइल, इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आया फिफ्थ वाले। सिक्स्थ, कैल्सरस सॉइल, कैल्सरस, नॉट कैंसरस, कैल्सरस सॉइल, कंकड़ पत्थर वाली सॉइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपको मिला है यहाँ पर, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। ये जो पार्ट है ना, 1 2 3 4, 4 ये जो पार्ट है, यहीं से इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है गाइस। एकेडमिक्स में, बीएससी में, एमएससी में आपको इस सारी सॉइल्स इन डिटेल्स पढ़नी होती है। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन इन 1 2 3 4 को हम इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज तक अगर क्वेश्चन आया तो वहीं से आया। अब हमारी समझदारी क्या कहती है, ये देखो, यही एक राइट वे होता है पढ़ने का। हमें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से क्या आ रहा है, तो राइट अमाउंट में जो हमारा टाइम है वो कहाँ पर डिवोट कर रहे हैं, हम कैसे गाइड कर रहे हैं हम अपने आप को पीवाईक्यूज के थ्रू। हमें पता है कि इस वाले एरियाज से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इनमें से, इनसे सॉइल्स ऑफ इंडिया से कभी क्वेश्चन नहीं आया। तो उसको सिर्फ एलिमेंट्री लेवल का पढ़ो कि भाई ठीक है, मुझे इतना कंटेंट एनसीईआरटीज में गिवन है, मैंने वो ले लिया, इससे क्वेश्चन वैसे भी नहीं आना, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आना है वो हम देखेंगे ना। तो ये होती है स्मार्ट वर्क। इसी इसी चीज़ पे हम फोकस करेंगे कि कंटेंट हमने सबका देखना है, लेकिन जो कम पूछा जा रहा है, जो पूछा ही नहीं जा रहा, उस पर लिमिटेड लिमिटेड बहुत ही लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। यहाँ से प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स को हमने उठाया, एंड दीज 4 सॉइल सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल सॉइल, केमिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल के अंदर। उसके बाद हम फिजिकल और ये बाकी सॉइल्स को भी देखेंगे कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। बायोलॉजिकल सॉइल में क्या आता है, बायोलॉजिकल में भी देख लो आप, है ना। कलर कौन सा लें इस बार, तो रेडी ले लेते हैं। यहाँ पर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एंड पॉल्यूटेंट्स एंड माइक्रोबियल पॉपुलेशन की बात देखेंगे कि भाई यही कम हो गए, माइक्रोबियल पॉपुलेशन कम हो गई, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया। दूसरा अर्थवॉर्म्स, तीसरा सॉइल रेस्पिरेशन। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। और सॉइल एंजाइम्स। अगर इतना कंटेंट आपने रेडी कर लिया जिसमें इन चार पे आपके पास मेजर कंटेंट है, बाकियों के बारे में आप जानते हो, ऐसा नहीं है क्ल्यू नहीं है, और कभी भी क्वेश्चन पूरा पूरा इस पे नहीं पड़ेगा, सॉइल सरफेस क्रस्टिंग पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटा सा पार्ट है, इसको बस समझना है आपने, है ना, कि ये चीजें होती हैं, ऐसे हो रहा है, इसको ऐसे ठीक करा जा सकता है बस। लेकिन क्वेश्चन जो मेजर बनता है वो इन 4 टॉपिक से बनेगा जो हमने देखने हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि हमारी फ्रेश एनर्जी है, आप भी फ्रेशली इस लेक्चर को देख रहे हो, तो ये फ्रेश एनर्जी यूटिलाइज होनी चाहिए राइट चीज़ को पकड़ने के लिए। ये नहीं है कि हमने पहले इस पे दिमाग लगा लिया और फिर हमने एनर्जी एग्जॉस्ट कर ली, फिर हम आखिरी में ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये लर्निंग नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली मैंने आपको बताया, तभी मैं आपको कहता हूँ यूनिट ये ऐसे उठानी है, तभी यूनिट 5 पे ज़्यादा एनर्जी लगाई जाती है। सबसे पहले आप एग्रीकल्चर पढ़ने आ रहे हो, आपने अगर यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 पे टाइम वेस्ट किया, यूनिट नंबर 3 पे टाइम वेस्ट किया, तो आपका बेसिकली सारी जो फ्रेश एनर्जी वो एग्जॉस्ट हो रही है। फ्रेश एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और हम शुरू करते हैं, आप समझना, अपनी केमिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, ठीक है। देखो गाइस, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। अच्छा, कुछ भी समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कुछ कुछ वर्ड्स, ठीक है। जैसे सॉइल पीएच हो गया, अब यहाँ पर हमें समझनी है सब चीजें, ठीक है। तो एक हो गया हमारा पीबीएस, पीबीएस, व्हाट इज दिस पीबीएस? दिस इज योर परसेंट बेस सेचुरेशन। ऐसे अगर मैं पीएएस लिखूं तो क्या होगा, परसेंट एसिड सेचुरेशन, ठीक है। ऐसे ही मैं ईसी लिखूं तो क्या मतलब है, तो बहुत इजी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये समझने वाली चीजें हैं, इसमें बहुत सारा कंटेंट नहीं चाहिए आपको, ठीक है। SAR, सोडियम एड्सॉर्प्शन रेशियो। आर आपका हो गया एक सॉइल पीएच। भाई पीएच तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है किसी, यहाँ पर वाटर नहीं है, यहाँ पर सॉइल है, तो सॉइल में कितनी कंसंट्रेशन है सॉइल पीएच की। पीबीएस, पीएस, ईसी, सार, सॉइल पीएच, ये पहले आपको समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिफाइन अ सॉइल और इन ऑर्डर टू डिफाइन अ प्रॉब्लमेटिक सॉइल। जब प्रॉब्लमेटिक सॉइल की पहली स्टेटमेंट लिखोगे ना,
तो आप उसमें यही सब लिखोगे कि उसका पीबीएस इतना, पीएस इतना, ईसी इतना, एसआर इतना, समझ रहे हो? तो ये सब समझना इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे पहले बेस सेचुरेशन देखते हैं, ठीक है? क्या है ये बेस सेचुरेशन? आपको मैंने पढ़ाया था कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, आपको याद है कि कितनी, किस सॉइल की कितनी क्षमता है कैटायन एक्सचेंज करने की, राइट? इस सॉइल में अगर ये प्लांट रूट्स हैं तो इन सॉइल पार्टिकल्स में कितने कटाइन साइट्स हैं, जितनी कटाइन साइट्स होंगी उतना एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा, राइट? इसी को हम क्या बोल रहे थे? कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कौन से सॉइल की हाई होती है? क्लेई सॉइल की और सैंडी सॉइल की। क्लेई सॉइल की ऑटोमेटिकली हाई होगी क्योंकि वो लार्जर सरफेस एरिया देगा कटाइंस को अपने पे अटैच होने के लिए। जितने अटैच्ड होंगे उतना अवेलेबल रहेगा सॉइल प्लांट रूट से, जो मैंने आपको बताया था कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी में। तो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात हो रही है गाइस यहाँ पर। सबसे पहले कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आप समझ गए, ठीक है? क्यों मैं कटायन एक्सचेंज की ही बात कर रहा हूँ, एनाइन की क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैंने आपको बताया था मोस्टली सॉइल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज बेसिकली नेगेटिव, हैज नेगेटिव चार्ज ऑन देम, और दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट कटायन। ओनली एक्सेप्शंस आर देयर जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज सॉइल मिलेगी, जहाँ पर एनाइंस आके अटैच होंगे, ठीक है? और ये मेजर कैसे होते हैं, कौन सी यूनिट में? सेंटीमोल पर केजी। सेंटीमोल पर केजी इनकी यूनिट रही, सीईसी। सपोज किसी क्लेई सॉइल का, जो किसी भी ए सॉइल का आप मान लो कि वहां पर लिख रखा है कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी 20 है, दैट मीन्स 20% कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है। तो ये इसका मतलब हो गया। अब कैटाइंस में आते क्या क्या है, ये भी तो एक सोचने वाली बात है। अब कैटाइंस में आप क्या आएंगे सॉइल्स में, एक तरफ आएगा सी ए, एम जी, एन ए, के। एक तो ये कैटेगरी हो गई आपकी, ठीक है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आयन, ठीक है? एक जगह आपका आएगा एच पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। ये कुछ कटाइंस प्रेजेंट है, तो मेजरली ये कटाइंस प्रेजेंट है। मैंने इनको एक ग्रुप में क्यों रखा है? बिकॉज ये वाले कटाइंस आपको सिग्निफाई कर रहे हैं बेसिक करेक्टर, एंड दीज आर बेसिस एक्चुअली, बेसिस, एंड दीज आर एसिड्स, एसिडिक कटाइन, बेसिक कटाइंस, ठीक है? दीज आर बेसिक कटाइंस। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिक बेसिस। ये आपको नाइन्थ क्लास में साइंस के अंदर पढ़ना होता है, बेसिक साइंसेस के अंदर, नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी। इसको नहीं पता वो रफ अंडरस्टैंडिंग ले ले, बेसिक और एसिडिक में क्या फर्क होता है। एसिडिक कटायन, ठीक है? जो आपका हाइड्रोजन वाटर सॉल्यूशन में जो आपका हाइड्रोजन आयन दे वो आपका एसिडिक। बेसिक कटाइन में जो आपका OH नेगेटिव दे वो आपका बेसिक। ये तो मैंने एक डिफरेंस बताया, ऐसे बहुत सारे डिफरेंस होते हैं एसिड और बेस में। जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तब क्या फॉर्मेशन होती है? सॉल्ट की, ठीक है? एक बार आपको मैं रिकमेंड करूंगा, क्लास 9 चैप्टर खोलो आप, अगर आप एनसीईआरटी एक्सेस करा करो ऑनलाइन, अगर आपको पता है encrts.com पे जाके क्लास 9 का साइंस का पहला चैप्टर दूसरा कंटेंट में देखना, वहां पर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट लिखा होगा, वो चैप्टर कर लो। क्लास 9th या 10th में होगा, ठीक है? उस साइंस में भी आपको पढ़ना होता है, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। आई होप यू नो दिस। जिसको नहीं समझ में आ रहा, जिसको नहीं पता चल रहा है कि थोड़े टाइम बाद ही पढ़ूंगा जब साइंस पढ़ूंगा, तो एज इट इज चीजों को समझ लो। CaMgNa, ये H पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Fe3, ये आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक करेक्टर, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक करेक्टर। इनका अमाउंट अगर ज्यादा कर दूं तो बेसिक करेक्टर जाएगा, इनका अमाउंट ज्यादा कर दूं तो एसिडिक करेक्टर जाएगा। इतना समझ में आया? तो दीज आर कटाइंस। अब अगर मैं इसका अमाउंट जान लूं कि भाई जो मेरा सीईसी है, जो मेरी कटाइन एक्सचेंज साइट कैपेसिटी है, सपोज एक यही समझ लो, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइट्स हैं यहाँ पर, दैट मीन्स 8, 8 कटाइंस कैन अटैच ओवर हियर। अब इस 8 में किसका कितना कंटेंट है, कितने बेसिकली अमाउंट ऑफ, या तो बेसिक कटाइन अटैच होंगे या तो एसिडिक कटाइन अटैच होंगे। अगर मैं बेसिक को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो पहले मैं बेसिस को देख लेता हूँ कि भाई CA मेरे 2% आ पाएंगे, MG मेरा 2% आ पाएगा, Na 5% आ पाएगा, K मेरा 5% आ पाएगा। टोटल कितना बेसिक कटाइंस की क्षमता है उस सीईसी में, बेसिक कटाइन कितने हैं उस सीईसी में, बेसिकली ये मैं अगर जान लूँ तो मेरा
क्या दे देगा, परसेंट बेस सेचुरेशन दे देगा। दिस इज योर बेस, दिस इज योर सेचुरेशन परसेंटेज, ठीक है। उसके अंदर बेस सेचुरेशन, अगर मैंने ये वाली कैटेगरी देखी तो बेस सेचुरेशन मेरा निकल जाएगा, ये वाली कैटेगरी देखूंगा तो एसिडिक सेचुरेशन निकल जाएगा, समझ रहे हो, एज सिंपल एज दिस। तो 2 + 2 + 5 + 5 कितना हुआ, ये 14। और मेरा सीईसी कितना बताया था मैंने, 20 × 100, जो भी आएगा ये मेरा क्या बनेगा आपका, दिस परसेंट बेस सेचुरेशन, पीबीएस, परसेंट बेस सेचुरेशन, ठीक है। अब इस परसेंट बेस सेचुरेशन के उस पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम किसी सॉइल को एसिडिक डिफाइन करते हैं और बेसिक डिफाइन करते हैं। अगर ये परसेंट बेस सेचुरेशन 80% से ज़्यादा आया तो उसको हम बोलते हैं बेसिक, ठीक है। बेसिक मतलब जो पीएच उसका 7 से ऊपर होगा, ठीक है। अगर ये परसेंट बेस सेचुरेशन 80 से नीचे आता तो उसे हम एसिडिक बोलते हैं, ठीक है। 80 अराउंड इट इज न्यूट्रल, ठीक है। अभी समझेंगे इसको क्या क्या है। अभी तो बस आपने ये देखा कि सेचुरेशन परसेंटेज कैसे निकाल रहा हूँ, सेचुरेशन परसेंटेज एसिड का और बेस का, ठीक है। तो ये अगर मैंने इसका निकाला तो इसे बोलता हूँ मैं पीबीएस, अगर इसका निकाला तो परसेंट एसिड सेचुरेशन, एज सिंपल एज दिस। इसी से तो मेरे को पता लग रहा है कि कितना मेरा बेस बेस अनाइंस है, बेसिक कैटाइंस कितने हैं मेरे पास और एसिडिक कैटाइंस कितने हैं मेरे पास, है ना। आई होप ये कैलकुलेट करना तो आपको आ ही गया होगा। सी ए प्लस एम जी प्लस एन ए प्लस के अपॉन सी ई सी इंटू 100, दिस इज योर परसेंट बेस सेचुरेशन। एच प्लस ए एल प्लस एफ ई अपॉन सी ई सी इंटू 100, दिस इज योर एसिडिक बेस। सबको कैलकुलेट करते हैं हम सेंटीमोल पर केजी, पहले तक मिली इक्वलेंट पर 100 ग्राम, पहले तक इसमें यूज होता था, ठीक है। इसकी यूनिट्स हैं, कोई नहीं पूछेगा, ना पूछा गया आज तक। लेकिन पीबीएस अभी इसको यूटिलाइज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ समझो, वर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ये रीड कर लो आप, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसे बोलते हैं, इजी है। इट इज बेसिकली द पोटेंशियल ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट सप्लाई। सीईसी बढ़ता किसमें, क्ले कंटेंट में, क्योंकि क्ले मिनरल्स के सरफेस में, ऑर्गेनिक मैटर के सरफेस में, रूट्स के सरफेस में ज्यादा कैटायन एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो काट देना, ओहाइयो की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, सैंड्स में मिली इक्वलेंट पर 100 ग्राम और सेंटीमोल पर किलोग्राम, ये यूनिट होती है इसकी, दोनों में से एक यूज करते हैं। 3 to 5 के बीच में लोमी की, 10 to 15 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक सॉइल में 50 to 100। तो ये ध्यान में रखो आप, ऑर्गेनिक सॉइल का हमने देखा था, ऑर्गेनिक मैटर यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सीईसी को भी बढ़ाता है। सीईसी बढ़ाएगा हमारे लिए अच्छा होगा, राइट। कैटायन एक्सचेंज कैपेबिलिटी बढ़ेगी। क्ले एंड लूम में 20 to 50, 50 to 100 आप ऑर्गेनिक मैटर में देखो। वहीं अगर बेस सेचुरेशन की बात हो तो ये देखो, यहाँ पर बेस कटाइंस, एसिड कटाइंस, मैंने आपको जो बताया था H3Al3 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। बाकी भी होते हैं, बाकी भी, जैसे Fe मैंने लिखवाया था, Fe की जगह NH4 पॉजिटिव कर देना, क्योंकि Fe वगैरह ये सारे स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, जरूरी नहीं है यही कटाइंस है, और भी कटाइंस है, बट वो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में होते हैं, उनका इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं बेस का देखूंगा, अपॉन सीईसी करूंगा तो मेरे को बेस सेचुरेशन पता चलेगा, और वैसे मेरे को एसिडिक सेचुरेशन पता चलेगा। अब ये देखो, हाई सीईसी है, लेकिन यहाँ पर रेड वाले आपको एसिड कटाइन है, तो इन दोनों में से कौन सी फिगर में आप बोलोगे हाई बेस सेचुरेशन है, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड वाले में, सॉरी दिस वाले, ठीक है। दूसरा, जैसे जैसे बेस सेचुरेशन, परसेंट बेस सेचुरेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप देख रहे हो कि उसमें बेस कटाइंस ज्यादा है, वैसे वैसे आप देखोगे सॉयल का पीएच बढ़ेगा, क्योंकि वो बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो ये इतना दिमाग आपका चल रहा होगा आई होप। एक आपका आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, सपोज देर आर टू बीकर्स, ए बी। इस बीकर में आउट ऑफ दिस 100% वाटर, यू कैन यू कैन अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे 20% सॉल्ट है, और यहाँ पर इस सॉल्यूशन में 50% सॉल्ट है। इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे ज्यादा होगी, सॉल्ट मतलब मैं आपको समझाता हूँ सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, NaCl वगैरह। ऑटोमेटिकली यू विल से EC विल बी हाइयर ऑफ दिस बी बीकर, नॉट ऑफ ए, बिकॉज यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, और इलेक्ट्रिविटी कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली proportional to the salt content, as simple as this।
सॉल्ट कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या है, वीक सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट क्या है, अभी हम बात करेंगे उस पर कि हमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेट, तो जिसमें जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी पास हो रही होगी उतना मैं बोल सकता हूँ ऐसे तो काफ़ी सॉल्टी सॉइल है और ये तो काफ़ी सलाइन सॉइल है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे मेजर किया जाता है, डेसीसीमन पर मीटर, डेसीसीमन मीटर -1, ये इसकी यूनिट हो गई। आप बाकी को पीबीएस को कैसे मेजर कर रहे थे, सेंटीमोल पर केजी और मिली इक्वलेंट पर 100 ग्राम, ठीक है, ये परसेंट बेस सेचुरेशन। एक और आप समझो, अब सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, ये भी बहुत आसान है। तो सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो से पहले आप समझो एक्सचेंजेबल, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपको एक कंसेप्ट पता चलेगा, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स है जिन्होंने ढंग से पढ़ा उनको समझ में आ गया होगा कि देखो फर्क क्या है। आप ये समझो, इस सोडियम में Na पॉजिटिव, इसे क्या बोलूंगा मैं, मोनोवेलेंट कटायन। मोनोवेलेंट मतलब इसके पास एक ही कटायन है जिसके साथ ये एक्सचेंज कर सकता है, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सॉइल पार्टिकल, क्ले पार्टिकल है सॉइल में, ये अगर नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पर आके पॉजिटिवली चार्ज जुड़ जाएगा, है ना। वेयर एज Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है, इनके पास क्या है, दीज आर पॉलीवेलेंट भी बोल सकते हो और डाईवेलेंट भी बोल सकते हो, एक से ज्यादा पॉलीवेलेंट, ठीक है, तो डाईवेलेंट कैटाइन है। इनके पास क्या क्षमता है कि भाई ये अगर यहाँ पर अटैच हुआ है Ca, एक यहाँ से अटैच हो गया, एक यहाँ से भी अटैच हो जाएगा, तो दो सॉइल पार्टिकल्स को क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज करके रख रहा है, समझ रहे हो। डायवेलेंट कटाइन की खास बात क्या लग रही है आपको, कि ये भाई क्लस्टर में एक पार्टिकल ये है सॉइल का, एक पार्टिकल ये है, इन दोनों के साथ कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर, मतलब कि एक एग्रीगेट फॉर्म करेगा, है ना। और सोडियम ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो अगर मैं बोलूं किसी सॉइल में, दिस इज योर सॉइल, सपोज ये आपके पास सॉइल है, ठीक है, यहाँ पर आपको ग्रो करना है, इस सॉइल में सोडियम परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इस सोडियम में, सोडियम का परसेंटेज बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, इस पूरे कटाइन के कंपैरिजन में सोडियम का परसेंटेज ज्यादा है। तो उसका मतलब क्या हुआ, क्या ये सही है हमारी सॉइल के लिए या खराब है, ये खराब है गाइस। क्यों, क्योंकि जब सोडियम का परसेंटेज ज्यादा होगा तब हमारी सॉइल पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगी, समझ रहे हो। अलग अलग होने की वजह से क्या है, क्या वर्ड होता है अलग अलग होने को, ये डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स का मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी, डिस्पर्स और फ्लॉकुलेटेड, समझ रहे हो। तो डिस्पर्स मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ये डीफ्लॉकुलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, डीफ्लॉक्यूलेशन। वेयर एज अगर Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ऐसे वाले कटाइंस हमारे पास ज्यादा है, पॉलीवेलेंट कटाइन ज्यादा है, तो ये फ्लॉकुलेशन प्रोसेस को बढ़ावा देगा। और हमारे लिए फायदेमंद क्या, फ्लॉकुलेशन मतलब अगर ये सॉइल है तो ऐसे क्लस्टर्स में स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ये आपस में एग्रीगेट्स फॉर्म होंगे सॉइल के, ये पार्टिकल्स है सॉइल पार्टिकल्स, समझ रहे हो। डिस्पर्स मतलब ये पार्टिकल्स खुले खुले हो जाएंगे, अब ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हो जाएंगे, दे आर नॉट अटैच्ड विद ईच अदर, बट ये बहुत ही ज्यादा डिस्पर्स्ड हो गए। तो ये एक लेयर में आपको देखने को मिलेगा। वेयर एज डीफ्लॉकुलेशन, और सॉरी फ्लॉकुलेशन में क्या होगा, ये क्लस्टर की फॉर्म में आ जाएंगे, आपस में जुड़ने लग जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि सॉइल स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए सबसे अच्छा कौन सा प्रोसेस है, फ्लॉकुलेशन और डीफ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन, ये सपोज प्लांट है आपका, रूट पेनिट्रेशन किस में अच्छी होगी, डीफ्लॉकुलेशन, आप यहाँ पे लिखो रूट पेनिट्रेशन, किस में अच्छा होगा रूट पेनिट्रेशन, ये डिस्पर्स मीडियम में और फ्लॉकुलेशन वाले मीडियम में, यहाँ से रूट आ सकती है, ये स्पेस मिल गया रूट को, यहाँ कहीं भी स्पेस जा सकता है। जब वेट होगा तो ठीक है, जब ड्राई हो जाएगा तो एकदम ये क्रस्टिंग हो जाएगी इसकी। आप देखते हो क्रस्टिंग क्यों हो रही हो, इस वजह से हो रही है, यहाँ पर सोडियम परसेंटेज बहुत ज्यादा है, एक रीजन ये रहता है। आपने यहाँ पर वाटर डाला, रेनफॉल हुई, ये वाटर लॉगिंग सिचुएशन बना देगा यहाँ पर, बिकॉज देयर आर नो स्पेस, एरिएशन नहीं होगा, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा, नो प्रॉपर ड्रेनेज, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, वाटर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, यहाँ पर वाटर इन्फिल्ट्रेशन आराम से होगा। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, इसीलिए मेरे को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरा सॉइल में सोडियम परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो मैं जितनी मर्जी इरिगेशन देता रहूं फायदा नहीं है,
वो वाटर लॉगिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाएगा, क्रॉप सड़ जाएंगे। इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड जब भी हम बनाते हैं या फिर सॉइल हेल्थ जानना चाह रहे हैं, तो हम एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज को भी देखते हैं कि उसमें हमारा क्या सोडियम परसेंटेज ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा है तो हम ऐसे वाले कटाइंस इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो डाइवेलेंट पॉलीवेलेंट होंगे। वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल पार्टिकल्स को आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, सॉइल पार्टिकल्स को जोड़े रखने की, क्लस्टर्ड फॉर्म में रखने की कोशिश करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? So excess sodium percentage in the soil will lead to deflocculation. It will cause soil particles to disperse, and this process is nothing but deflocculation only, right? और जिसमें सोडियम कंटेंट ज्यादा होता है उन्हीं को हम सोडिक सॉइल भी बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। सोडिक सॉइल, सोलोनाइजेशन ऐसे करके हमने पढ़नी है चीजें, डोंट वरी, ठीक है। सोडियम कंटेंट जहां पर ज्यादा होगा। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज अब आपको जानना है, तो आप देखोगे इसमें कि भाई Na पॉजिटिव मेरे कितने हैं, Ca पॉजिटिव में, Mg पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव में, ठीक है, पोटेशियम में, Na में, इसका टोटल आप जब निकालोगे तो आपको मिलेगा ESP, दैट इज एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। समझ में आया आपका ये सब? अब यहीं पर एक टॉपिक निकल कर आता है इसी से, दैट मेरे को जानना है अब सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। ये भी कुछ नहीं है, ये भी सेम है, लेकिन ये एक बेसिकली रेशियो है बिटवीन इसका रेशियो ऑफ सोडियम विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, SAR। तो ये कैसे निकालते हो आप, Na/CaMg अंडर रूट इंटू 100, इसका कॉन्सेंट्रेशन, हर किसी का कॉन्सेंट्रेशन आप, सोडियम एड्जॉर्प्शन रेशियो आपका बताता है कि कितना सोडियम है बेसिकली, कितने सोडियम अवेलेबल है। और ये हम बेसिकली इरिगेशन क्वालिटी में यूज़ करते हैं, वाटर की क्वालिटी कैसी है, ज़्यादा सोडियम रिच तो नहीं है ना। तो ये हम मिली इक्वलेंट पर लीटर और सेंटीमोल पर लीटर के उसमें, और मिली इक्वलेंट पर लीटर के उसमें मेजर करते हैं, सेंटीमोल पर लीटर के उसमें मेजर करा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना गाइज, यहाँ पर सिर्फ हम इन कटाइंस को ही नहीं देखते हैं, डाइवेलेंट कटाइन जो है, यहाँ पर हम टोटल CEC देखते हैं। तो ESP हमारा Na पॉजिटिव, CEC के रेंज में, ठीक है, तब ESP निकलता है। सोडियम आपका बिल्कुल सही है, SAR जो हमारा निकलता है इस हिसाब से निकलता है। अब क्या पॉइंट है, क्या रेशियो हमें ध्यान में रखना है, वो आपको बताता हूँ कैसे डिफरेंस आएगा। अभी ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई हैं एटलीस्ट। हमारा PBS, PAS, EC, SAR, सॉइल pH एंड वन मोर हमने देखने की कोशिश करी यहीं पर, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ESP, ठीक है। वैसे लिख लो आप, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। कैसे कोई चीज फर्क डाल रही है, कैसे सोडियम का क्या रोल है, डिफ्लोक्लेशन, फ्लोक्लेशन, डिस्पर्स, नॉन डिस्पर्स में फर्क पता चला आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, रूट पेनेट्रेशन कैपेसिटी, सीडलिंग जर्मिनेशन कैपेसिटी, हार्डनिंग ऑफ सॉइल हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से, वो समझते हैं धीरे धीरे। इनको कैसे सही करेंगे वो भी समझेंगे, यही टॉपिक है आज। लेकिन यही सारी टर्मिनोलॉजी, और आप ग्लॉसरी भी बोल सकते हो, ये हमें पहले समझ में क्या आ गई, ठीक है। सॉइल pH का आप एक बार देख लो, नथिंग, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। 0 to 14 देखा जाता है, 7 आपका न्यूट्रल होता है, 14 की तरफ जाओगे तो ये बेसिक है, इसकी तरफ आओगे तो ये एसिडिक है, एज सिंपल एज दैट। इसको इंडिकेट अगेन, ये वाला चैप्टर आपको NCERT साइंस क्लास, साइंस NCERT 9th क्लास 10th क्लास में आपको मिल जाएगा, डिटेल में पढ़ने को मिलेगा वहाँ पर। यहाँ पर उस हिसाब से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सॉइल pH सिंपली आप समझो, कौन सा pH सही रहता है, जनरली 6.5 to 7.5 इज कंसिडर्ड गुड, ठीक है। उससे ऊपर जाओगे तो अल्कलाइन मिलेगा, क्या क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। अब आ जाओ आप सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में। अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, सॉल्ट अफेक्टेड। सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में आपको समझना है, दो चीजें आएंगी यहाँ पर, सलाइन सॉइल, दो भी नहीं तीन चीजें देख लेंगे, सलाइन, एल्कली। एल्कली सॉइल को भी आप बोलोगे सोडिक, और देन यहाँ पर सलाइन एल्कली सॉइल इन बिटवीन है। तो तीन प्रॉब्लमेटिक सॉइल आपको दिख रही है यहाँ पर, सलाइन सॉइल, ठीक है, सलाइन एल्कली सॉइल, एल्कली सॉइल, तीन चीजें दिख रही है आपको।
ठीक है, इनके बारे में अब हम समझते हैं। तो यहाँ पर मेरा, अब मैंने आपको क्या क्या समझाया, हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझाई आपको, मैंने आपको समझाया ESP, मैंने आपको समझाया SAR, मैंने आपको ये भी समझाया PPS, मैंने आपको और क्या समझाया, आपको मैंने समझाया सॉइल का pH। ठीक है, तो एटलीस्ट ये चीज़ें अगर मेरे पास हैं तो मैं किसी भी सॉइल को डिफाइन कर सकता हूँ, प्रॉब्लमेटिक सॉइल को। यहाँ पर मेरा है सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल मतलब क्या हुआ कि मतलब, ठीक है, सलाइन सॉइल के लिए आपको, चलो इससे पहले एक और चीज समझो आप, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। सबसे पहले आपको सॉइल पता होना चाहिए क्या चीज है सॉइल हमारा, ठीक है। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं सॉइल क्या चीज है, तो सॉरी सॉल्ट क्या चीज है। सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैन एनीबॉडी टेल मी? ऑब्वियसली सर, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट गिव्स अस सॉल्ट, या हमें सॉल्ट दे। तो यहाँ पर जब आप क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ वो एक चैप्टर ही पढ़ना है आपने, वहां पर आप जानोगे कि या तो एसिड वीक होगा या तो स्ट्रांग होगा, या तो बेस स्ट्रांग होता है वीक होता है। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कितना टूट जाता है, कितना डिजोल्व हो जाता है। ज्यादा डिजोल्व हो रहा है H पॉजिटिव आयन तो स्ट्रांग एसिड की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सॉल्ट की कैटेगरी भी वैसी बनती हुई जाती है। अगर मैं स्ट्रांग एसिड लूं और स्ट्रांग बेस लूं तो मेरे को सॉल्ट कैसा मिलेगा, न्यूट्रल, मींस उसका पीएच ऑलमोस्ट अराउंड 7 to 7.5 तक है। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लूँ और स्ट्रॉन्ग एसिड लूँ और वीक बेस लूँ, तो आपको क्या लगता है मेरा सॉल्ट कैसा रहेगा, एसिडिक, क्योंकि एसिड ज़्यादा है। अगर मैं यहीं पर वीक एसिड लूँ और स्ट्रॉन्ग बेस लूँ तो मेरा सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक। ठीक है, अब यही मेरा डिफाइन करेगा कि मेरे सॉल्ट की कैटेगरी मेरी जो सॉइल में है वो कैसी रहेगी। ठीक है, तो ये मेरा क्या बना, टाइप ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट। This type of salt is depending upon the acid and basic reaction which is giving me a certain type of salt which is further becoming the character of my soil. Is it an acidic soil, is it a basic soil, right? तो अभी कैसे बन रहा है स्ट्रॉन्ग सॉइल, हमें पता, स्ट्रॉन्ग बेसिस हमें पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमें पता होना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HCl हुआ, H2SO4 हुआ, और आपका HNO3 हुआ। ठीक है, ये बहुत ईजी है, ये 9th क्लास स्टफ में आपको बता रहा हूँ, सबको पता होता है। वीक एसिड कौन कौन से हुए, जो इतना जल्दी डिसोशिएट नहीं हो पाते हैं आपके H पॉजिटिव में, तो ये आपका आ गया CH3COOH एसिटिक एसिड। एक आपका हो गया कार्बोनिक एसिड H2CO3। तीसरा आ गया आपका फोस्फोरिक एसिड H3PO4। यहीं अब आप बात करो स्ट्रॉन्ग बेस की, तो आपके पास क्या क्या होगा। देखो बेसिस हमने कौन कौन से देखे थे, NaOH, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर OH नेगेटिव में रिलीज होगा इसलिए बेस है ये। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस हुए, है ना। NaKCAMG, हमने यही तो देख रहे थे अभी, हम एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स देखेंगे उसमें और ज्यादा इनको खोलेंगे, ठीक है। वीक बेसिस कौन से हुए हमारे, वीक बेसिस हमारे हुए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और नॉट NH4OH। ठीक है, दिस इज योर वीक बेसिस। अभी आपको पता है अगर न्यूट्रल न्यूट्रल सॉल्ट बनाना है, इन दोनों का रिएक्शन करवा दो, इन सब का रिएक्शन, इन सब का मतलब अगर HCl प्लस NaOH मिलाओगे तो मेरा NaCl मिलेगा। ये कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, ऑटोमेटिकली यू विल। अगर इन दोनों को मिलाओगे तो मेरा कौन से सॉल्ट बनेंगे, इन दोनों का एडिशन कराओगे तो इट विल बी न्यूट्रल। वीक के साथ वीक मिलाओगे तो न्यूट्रल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के साथ वीक मिलाओगे एसिडिक, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे बेसिक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ से आपको क्या समझना है, कि आपको यहाँ से समझना है, यहाँ से
अबाउट दीज पर्टिकुलर एसिड एंड बेसिस। यहीं से आपका Na पॉजिटिव निकल कर आता है, K पॉजिटिव निकल के आता है, Ca2 पॉजिटिव निकल कर आता है, Mg2 पॉजिटिव निकल के आता है, Al3 पॉजिटिव निकल कर आता है, Fe3 पॉजिटिव निकल कर आता है, NH4 पॉजिटिव निकल कर आता है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ HCl से Cl नेगेटिव निकल कर आएगा, SO4 नेगेटिव निकल कर आएगा, NO3 नेगेटिव निकल कर आएगा, राइट। तो अगर आपको न्यूट्रल सॉल्ट्स, अगर सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है एंड इट इज बीइंग सेड दैट क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर बेसिकली न्यूट्रल सॉल्ट्स, आपके ज्यादा पीएच में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लोराइड्स एंड सल्फेट दिक्कत नहीं देगा आपको। वहीं अगर यहाँ पर देखो आप CO3 2 नेगेटिव अगर निकल कर आया और आप इसे स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ, सो कार्बोनेट्स ऑफ, स्टेटमेंट कैसे बन रहा है देखो, कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वीक के साथ आप स्ट्रॉन्ग कनेक्ट करवा रहे हो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेसिक। सो दीज आर बेसिक सॉल्ट। पहली ए कंडीशन में क्या बन रहा था आपका, न्यूट्रल सॉल्ट। समझ रहे हो। क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ एल्युमिनियम, आयरन एंड अमोनिया विल गिव यू एसिडिक सॉल्ट। तीन कैटेगरी निकल कर आई है। सो क्लोराइड एंड सल्फेट, यहां देखो तीन चीजें कैसे आ रही है, मैं आपको थ्री स्टेटमेंट्स आप लिख लो। क्लोराइड, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम and potassium in the soil are basically gives you neutral salts. पी, जनरली सॉइल में नाइट्रेट बहुत कम अमाउंट में होता है, इसलिए क्लोराइड्स और सल्फेट्स ही आपको देखने को मिलेगा। कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम गिव यू बेसिक्स। Second one, you can say that chlorides and sulfates of iron, aluminium, ammonium will give you acidic। समझ में आया। तो दिस यू अंडरस्टैंड द सॉल्ट्स। अब आप इस क्लासिफिकेशन में आ जाओ, सॉल्ट इफेक्ट, सॉल्ट हमें समझ में आ गया। अब सलाइन सॉल्ट्स किसे बोलते हैं यार, सलाइन सॉल्ट्स में क्या होता है, हमारा न्यूट्रल सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, न्यूट्रल सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। व्हेन आई एम सेइंग न्यूट्रल सॉल्ट्स, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये चार कैटायन तो आपको याद हो जाने चाहिए। तो इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है किसी सॉइल में, तो वो क्या करता है फिर, वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है। सपोज दिस, यहाँ पर आपका सलाइन सॉइल बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिकली न्यूट्रल सॉइल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है, रूट पेनिट्रेशन में दिक्कत आती है। ऑल्सो हमारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जो मैं आपको पेपर 2 में बताऊंगा, वहां से भी कनेक्ट करोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। दो दीज प्रॉब्लम, दीज सॉल्ट, तभी मैं हम नाम दे रहे हैं इन सॉइल को प्रॉब्लमेटिक सॉइल, ठीक है, कि ये वाली सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा हो गई तो ये प्रॉब्लमेटिक है। कैसे कैसे और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्या क्या इफेक्ट डालेगा भी देखते हैं। बट अभी आपको एक डेफिनेशन चाहिए इसकी, भाई इससे काम नहीं चलेगा, एक डेफिनेशन और होनी चाहिए, और वो डेफिनेशन के लिए अब आ जाओ आप यहाँ पर इसी में। तो सलाइन सॉल्ट्स आर द न्यूट्रल सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। एक लाइन तो आपको मिल गई। अब दूसरा आपको समझना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सलाइन सॉइल की ज़्यादा होगी या कम होगी, ज़्यादा होगी। यहीं पर आप सोडिक सॉइल को देखोगे तो दीज आर कंटेनिंग द बेसिक सॉल्ट्स, और यहाँ पर Na की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए हम इसे बोलते हैं एल्कली और सोडिक सॉइल। यहाँ पर आपको मिलेंगे कार्बोनेट्स प्लस बायोकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बायोकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, दैट मीन्स Na2CO3 मिल जाएगा यहाँ पर, NaCO3 मिल जाएगा, और NaHCO3, बायोकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ये कौन से सॉल्ट्स हैं, ये सारे के सारे सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है। दीज आर ऑल सॉल्युबल सॉल्ट्स, ये घुल जाते हैं अपना पानी के साथ।
ठीक है, सॉइल में घुले हुए मिलेंगे आपको। कुछ कुछ होते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, वो बाद में बताएंगे, कैल्सरस सॉइल में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलता है, सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है इसमें, मतलब सॉइल्स यहाँ पर कम है लेकिन सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होगा, ये ESP इसका हाई दिखेगा आपको, राइट। लेकिन सलाइन की अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो आपको सलाइन सॉइल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 डेसीसीमन पर मीटर के हिसाब से ज़्यादा मिलती है, per meter. So these saline soils are having the saturation extract. These saline soil saturation extract are having electrical conductivity greater than 4 डेसीसीमन पर मीटर, डेसीसीमन पर मीटर। इससे ज्यादा है, इसलिए मैं इसको सलाइन सॉइल बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा सॉल्ट्स हैं। वेयर एज अगर आप सोडिक सॉइल की बात करोगे तो यहाँ पर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं है, तो ये लेस देन 4 डेसीसीमन पर मीटर। यहाँ पर 4 एक बेंचमार्क है, आपके दिमाग में 4 रहना चाहिए। ये नहीं कि 4 ही क्यों, 5 क्यों नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस में प्रूवन है गाइस। ठीक है कि 4 यहाँ पर बेंचमार्क है, जैसे 7 के लिए हम न्यूट्रल बोल देते हैं, 14 के लिए बेसिक बोल देते हैं, सिमिलर वे। ठीक है। अब आप सलाइन सॉइल का सोडियम एक्सचेंजेबल सोडियम ज्यादा होगा या सोडिक सॉइल का, सोडिक सॉइल का ऑब्वियसली। तो यहाँ पर सोडिक सॉइल का ग्रेटर देन 15 रहता है एंड सलाइन सॉइल का लेस देन 15 रहेगा। सलाइन सॉइल का पीएच आपको 8.5 से ज्यादा नहीं मिलेगा, 8.5 से कम मिलेगा, समझो इस बात को। ठीक है, 8.5 से कम मिलेगा आपको सलाइन सॉइल का पीएच, लेस। और आप यहाँ पर ऐसे करके डाल दो, लेस देन 8.5, 7 से ज्यादा 8.5 के बराबर आपको सलाइन सॉइल का पीएच मिलेगा। तो मोर और लेस न्यूट्रलिटी की तरफ है। वेयर एज सोडिक सॉइल का आपको ग्रेटर देन 8.5 मिलेगा। अगर आप यहाँ पर सार की बात करोगे तो सार इसका ऑब्वियसली कम रहेगा एंड इसका ज्यादा रहेगा। 13 यहाँ पर बेंचमार्क है। पीबीएस सेचुरेशन लेस देन 80%, दोनों में लेस देन 80% बिकॉज दीज आर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, तो यहाँ पर लेस देन 80%, सॉरी ग्रेटर देन 80%। पीबीएस वैसे इस केस में देखते नहीं है, तो आप ये हटा दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आपकी एक ऑटोमेटिकली डेफिनेशन बन जाएगी दैट सलाइन सॉइल्स आर दो सॉइल्स हुज सेचुरेशन एक्सट्रैक्ट व्हेन मेजर्ड देन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लेस देन, सॉरी इज ग्रेटर देन 4 डेसीसीमन पर मीटर। एक ग्रेटर देन का साइन है। ऑल्सो देयर ESP is less than 15, their SAR is less than 13, and whereas their pH is less than 8.5. सोडिक सॉइल में अपोजिट आप कर दो, दैट देयर सोडिक सॉइल लेस देन 4 डेसीसीमन पर मीटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है। यहाँ पर आपका जो ESP है वो ज़्यादा है, सार भी ज़्यादा है 13 से और 15 से। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, 15, 13। देखो एक तो ये था कि मैं इस चार्ट को ऑटोमेटिकली जो बुक्स में होता है एज इट इज़ ये चार्ट दिया रहता है। ठीक है, मैं उसमें मार्क करवा देता आपको, जैसे ये ऑलरेडी मैंने बना रखा है। ठीक है, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ एज इट इज़ कि कैसे इसको याद रखना है गाइस। ठीक है, ये देखो ये चार्ट ऑलरेडी बना रखा है, यही आपको बुक्स में भी मिलेगा। ये तो अब आपको ये ध्यान में रहेगा, 4, 15, 13, 8.5 ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी सलाइन की, अल्कलाइन की कम होगी ऑटोमेटिकली। अल्कलाइन को मैं सोडिक भी बोल रहा हूँ, एल्कली है वैसे तो, नॉट अल्कलाइन, सोडिक भी बोलता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों उसमें ज़्यादा होंगे, है ना। और सलाइन अल्कली में क्या आप देखते हो कि भाई ये सलाइन अल्कली में सेम एज सलाइन क्वालिटीज देखते हो, एक्सेप्ट ESP और सार। ESP और सार इसमें एल्कली के सिमिलर है, ESP सार और पीएच एल्कली के सिमिलर है, बस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें हाई है सलाइन अल्कली में। समझ रहे हो, 3 टाइप की चीज़ें आती हैं। ये तो था सिर्फ डिफरेंशिएशन, अभी और भी पढ़ना है इनके बारे में। ये तो मैं तीनों को एक साथ मैंने डिफरेंशिएट करके बताया कि सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल को आप क्या डेफिनेशन में लिखो। अब डेफिनेशन में हमेशा यही सब चीजें आएंगी, ऐसे आप चार्ट नहीं बनाओगे। सलाइन सॉइल के बारे में पूछा गया है तो यू विल राइट इट दैट देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ग्रेटर देन 4 डेसीसीमन पर मीटर, ऑल्सो देयर एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इज लेस देन 15, ऑल्सो देयर पीएच इज लेस देन 8.5 एंड देयर सोडियम अपर्चर कह रहा हूँ, सोडियम एड्सॉर्प्शन रेशियो इज लेस देन 13। ये पूरी लाइन एक स्टेटमेंट में आएगी, तब आपका फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन एक स्टेटमेंट जाएगा, एक पैराग्राफ जब आप इससे लिखोगे। These are the neutral salts of chloride and sulfate of CaMgNaK। उसके बाद आप ये लाइन जोड़ो। समझ रहे हो गाइस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अभी आप लोगों ने डिफरेंस देख लिया, अब हम देखेंगे सलाइन सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, फॉर्मेशन
देखो सलाइन फॉर्मेशन का, सॉइल का फॉर्मेशन सेलेनाइजेशन प्रोसेस से होता है। सेलेनाइजेशन, सेलेनाइजेशन ज्यादा होता कहाँ पर है? एरिड, सेमी एरिड रीजन्स में। वाई? बिकॉज वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है, रेदर देन रेनफॉल इतनी नहीं होती है। तो आपके ये वाले रीजन, राजस्थान वाले रीजन, दिस ओवर हेयर सेंट्रल मध्य प्रदेश वाले रीजन, दीज आर बेसिकली योर सलाइन एरियाज और सेमी एरिड एरियाज, बिकॉज यहाँ पर रेनफॉल कम है। रेनफॉल कम है, टेम्परेचर हाई है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है। समझ लो, इसकी वजह से क्या होता है? सेलेनाइजेशन, सॉल्ट्स का एक्यूमुलेशन, सॉल्ट्स फॉर्म होने लग जाते हैं, राइट। तो दो चीजें हैं एरिड सेमी एरिड रीजन में, एक तो लेस रेनफॉल हो रही है, इसकी वजह से होता क्या है? रेनफॉल लेस होने की वजह से होता क्या है? रेनफॉल लेस होने की वजह से ये होता है कि भाई आपके जो सॉल्ट्स अगर ऊपर ऊपर है, सरफेस, सॉइल सरफेस में है, तो वो लीच डाउन कर जाते हैं रेनफॉल की वजह से, वो नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से सॉल्ट्स ऊपर ही ऊपर है। सेकंड, आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हाई है, उसकी वजह से सॉल्ट सरफेस पे आ जाते हैं, राइट। ठीक है, तो सलाइन सॉइल की डेफिनेशन आपको पता है। सलाइन सॉइल हमारे हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है यहाँ पर, ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, वही चार, एंड सोडियम, पोटेशियम। आपको पता है ना, अगर आप आपके हाउस, आपके घर में गमला वगैरह है, उसमें अगर आप सॉल्ट डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? विल्टिंग हो जाएगी गाइस, ये पत्ते मुरझा जाएंगे पूरे के पूरे। क्यों हो रहा है? क्योंकि सारा का सारा नेगेटिव में ऑस्मोटिक प्रेशर चला जाएगा। ये मैं आपको समझाऊंगा पेपर नंबर 2 में, डोंट वरी। ठीक है, सारी चीज़ें कनेक्शन के साथ है। अभी ये चीज़ मैं आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन जैसे मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर समझाने वाला हूँ आपको पेपर नंबर 2 में, तब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे यहाँ से न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं, कैसे वाटर की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो लेकिन जब आपका सॉल्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ जाता है ना, तो यहाँ से हाई कंसंट्रेशन हो जाती है सॉल्ट की, अंदर लो है, तो यहाँ से मूवमेंट आउट होने लग जाती है, वाटर बाहर आने लगता है, तो प्लांट की पत्ते ये सूख जाते हैं बिल्कुल ही, समझ रहे हो? तो इसलिए भी सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रॉब्लम है, तो इट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। ओके, वन मोर थिंग, दैट दीज सलाइन सॉइल्स आर नोन एज व्हाइट एल्कली सॉइल। व्हाइट एल्कली क्यों बोला जाता होगा इन्हें? व्हाइट बिकॉज यहाँ पर व्हाइट फॉर्मेशन, व्हाइट कलर में फॉर्मेशन हो जाती है। सपोज दिस इज सरफेस, ठीक है, ये आपका सॉइल, ठीक है। अब क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई है, तो यहाँ से जो वाटर अवेलेबल होगा ये कैपिलरी एक्शन से सरफेस पे जाएगा। जब ये सरफेस पे जा रहा है, जब कैपिलरी एक्शन से सरफेस पे जा रहा है, तो ये अपने साथ सॉल्युबल सॉल्ट्स भी लेकर जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर तो टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए इवेपोरेशन हो जाएगा और ये सरफेस पे ही रह जाएंगे ये सॉल्ट, इसलिए हम इन्हें, और ये व्हाइट अपीयरेंस देते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर में होते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें व्हाइट अल्कली सॉल्ट भी बोलते हैं। सेकेंड थिंग, यू अंडरस्टैंड दैट देयर फिजिकल स्ट्रक्चर इज कंपेरेटिवली गुड। सलाइन सॉइल में ना आपको फिजिकल स्ट्रक्चर सही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीए का प्रेजेंस है, तो ये एग्रीगेशन तो रहेगा, पानी डालोगे तो सोकिन भी कर जाएगा, ठीक है, प्रॉपर इन्फिल्ट्रेशन होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर गुड है यहाँ पे। बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट दैट मच गुड, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई है, पीएच आपका लेस देन 8.5 है, पीएच भी बढ़ रखा है, तो इसकी वजह से होता क्या है, ये बायोलॉजिकल माइक्रोब्स पे भी फर्क डालते हैं। ठीक है, जो माइक्रोब्स थ्राइव करने चाहिए वो थ्राइव नहीं कर पाते हैं हाई पीएच में। ऑल्सो जो मिनरलाइजेशन होता है, पोटेशियम का, जो भी अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होते हैं, वो सारा कुछ हैम्पर होता है, जो अभी हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हैम्पर होती हैं। तो देखो यहाँ पर भी यही लिखा है, एक बार इसको रीड आउट करो। प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स leads to alteration of osmotic potential of the soil solution. Consequently, water intake by plants will be restricted. Also, the nutrient uptakes by the plants will be reduced. Because of high salt concentration, microbial activity will also be reduced. And specific ion effects on plants are also due to toxicity of ions of chloride or sulfate की toxicity हो गया। तो reclamation of saline soil आप देख रहे हो, that how would you reclamation of saline soil को सही कैसे करो? ये आपके soluble, ये आपका सपोज सरफेस है, ठीक है, ये सपोज आपकी बिलो द सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर सॉइल प्रेजेंट है, पूरा सॉइल प्रोफाइल होगा, ये आपके बेड रॉक वगैरह होंगे, यहाँ सपोज आपका वाटर टेबल है। वाटर टेबल मतलब जहाँ पर ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है ना, ये ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है इस इतने हाइट के बाद। तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन मेथड और सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया गया मेथड होता है लीचिंग गाइस।
लीचिंग मतलब क्या होता है, जो भी सॉल्ट्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये बहुत सारे सॉल्ट्स का एक्यूमुलेशन हो गया है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर की सप्लाई देंगे आइदर बाय रेनफॉल, रेनफॉल इज ऑल्सो गुड। और जो सप्लाई दे रहे हैं, हमने ये नहीं देखना कि हमने ओशन वाटर दे दिया है, रिवर वाटर दे दिया है, दैट वाटर शुड बी गुड वाटर फ्री फ्रॉम एनी सॉल्ट्स। तो जब हम वाटर सप्लाई देंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, वाटर विल सीप डाउन। व्हेन वाटर विल बी सीपिंग डाउन, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये अपने साथ ये सॉल्युबल सॉल्ट्स लेके चले जाएगा। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट्स को ही लेके जाएगा ये, समझने की कोशिश करना, अपने साथ मिला के। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नीचे तक लेके जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ये देखना पड़ता है कि हमें वहां पर यूटिलाइज करना है इसको जहां पर हमारी लो वाटर टेबल हो, डीप वाटर टेबल मीन्स वाटर टेबल हमारी थोड़ा नीचे हो, ताकि ये जब सॉल्ट, ये पानी यहाँ पर पहुंचेगा सीप डाउन होके, तो हमारे सॉल्युबल सॉल्ट्स वापस कैपिलरी एक्शंस के थ्रू वापस ना आ जाए। तो इसलिए ये सारे के सारे सॉल्ट सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन अगर ये वाटर टेबल बिल्कुल शैलो होता, तो क्या होता, वापस परकले, वापस टेम्परेचर की वजह से, गर्मी की वजह से क्या होता है, ये कैपिलरी एक्शन शो करता है और वापस ऊपर सरफेस की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज करने वाला मेथड यहाँ पर लीचिंग है। यहाँ पर आप वाटर सप्लाई दो, इरिगेशन वाटर सप्लाई दो, एंड सॉल्युबल सॉल्ट्स को लीच डाउन कर दो। दूसरा एक मेथड होता है कि सरफेस में अगर सॉल्ट्स वो एक्यूमुलेट हो रखे हैं, तो आप स्क्रैपिंग करो। स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग मतलब एक टूल आता है, उसके थ्रू आप ऐसे ऊपर सब सरफेस लेवल का साफ कर सकते हो, फिजिकल मेथड में आ जाता है। ठीक है, लेट मी शो यू। तो फिजिकल मेथड्स में यहाँ पर मैकेनिकल मेथड भी बोल सकते हो आप, स्क्रैपिंग सबसे पहले आएगा। वेयर द सॉल्ट अक्यूमुलेटेड ऑन द सर्फेस विल बी रिमूव्ड बाय मैकेनिकल मींस। ठीक है, एक आता है फ्लशिंग। फ्लशिंग भी कुछ नहीं है, आपने पानी डाल दिया, सब सरफेस लेवल के लिए है। ये भी छोटे मोटे जुगाड़ होते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं कर देता आपकी सलाइन सॉल्व, क्योंकि वापस सॉल्ट्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं जैसे जैसे आप ये खत्म करोगे, राइट। लीचिंग एक अच्छा परमानेंट मेथड होता है जहां पर वाकई में आप सलाइन सॉइल को रिक्लेम करने की कोशिश करते हो, अच्छा क्वालिटी का सॉइल बना लेते हो उसे। वो लीचिंग एक मेथड जो काफी कारगर है, राइट। यहाँ पर हमें गुड क्वालिटी वाटर लेना होता है। रेन ऑल्सो कैन बी यूटिलाइज एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम एक्सेसिव सॉल्ट्स, राइट। ऑल्सो इट विल बी गुड अगर यहाँ पर डीप वाटर टेबल प्रेजेंट हो। ठीक है, बाकी लीचिंग रिक्वायरमेंट में फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज अननेसेसरली बेकार में टिपिकल है। ठीक है, इसको रहने दो आप। दूसरे मेथड्स में अगर ये देखो फिजिकल मेथड्स हैं, ठीक है, दूसरा मेथड अगर आप देखना चाहोगे वो होंगे एग्रोनॉमिकल मेथड। आप ऐसे क्रॉप्स ग्रो करो जो सेलाइन टॉलरेंट है, सॉल्ट टॉलरेंट हो, जो ग्रो हो जाए उस मीडियम में भी। पहला तो आपने ये अप्लाई कर दिया, अगर इससे भी डाउन नहीं हो रहा तो हम सॉल्ट सेलाइन टॉलरेंट क्रॉप्स यूटिलाइज करेंगे, है ना। तो एग्रोनॉमिकल एंड कल्चरल मेथड्स भी आती है आपके पास। यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड क्रॉप रोटेशन की बात हो रही है। तो अभी हैव हाई टॉलरेंट क्रॉप्स, आप बारले, शुगर बीट, डेट पाम वगैरह ग्रो कर सकते हो इन एरियाज में। टॉलरेंट क्रॉप्स, सेमी टॉलरेंट क्रॉप्स, सेंसिटिव क्रॉप्स। ठीक है, मेथड ऑफ रेजिंग क्रॉप, आप कैसे रेज कर रहे हो एक प्लांट को, क्या कल्चरल मेथड क्या है। तो ट्रांसप्लांटिंग एक मेथड आप यूटिलाइज कर सकते हो जर्मिनेटिंग की बजाय, राइट। जर्मिनेटिंग में प्रॉब्लम होगा सीड्स को, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग सीडलेंड्स को आप ग्रो कर सकते हो। वेजिटेटिव प्रोपेगेटिव मेथड्स यूज कर सकते हो। ये पॉइंट आपको लेटर ऑन भी समझ में आएगा जब आप एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह कर लोगे। इरिगेशन प्रैक्टिसेस में भी चेंज ला सकते हो, जैसे हम वाटर अप्लाई कर रहे हैं, फरो और ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छा रहता है। सब सरफेस इरिगेशन दे दोगे तो बहुत बढ़िया है। ये इरिगेशन में आप और समझोगे, सब सरफेस मतलब बिलो द सरफेस। यहाँ से अगर आप इरिगेशन दे रहे हो तो इससे क्या होगा, अच्छे खासे सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएंगे, है ना, ये लीच डाउन भी होंगे और अपने साथ ही ये लेके जाएगा अदरवाइज। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मल्चिंग मटेरियल्स का यूज कर सकते हो इवेपोरेशन लॉसेस को बचाने के लिए। मल्चिंग बहुत ही यूजफुल फिनोमेना है, जो हम देखेंगे कैसे हम सॉइल इरोजन को भी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे डिटेल में पढ़ना होता है हमें। बाकी यू कैन ऑल्सो गो फॉर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो आप, यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी ना हो जाए, तो थोड़ा सा नाइट्रोजन आप प्रोवाइड करो, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा डोज ऑफ नाइट्रोजन। तो इसकी वजह से क्या होगा, लो अवेलेबिलिटी जो नाइट्रोजन की है वो फिक्स होगी। You can put organic manure, FYM compost. It will help in reducing the ill effect of salinity. तो यहाँ पर एक और आपने यूज देखा ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक मैन्योर का, फर्टिलाइजर का, दैट इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इल इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी। ऑटोमेटिकली एक और पॉइंट ऐड हो जाता है आपका ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, तो ऐसे करके जब आप देखते चले जाओगे ना तो काफी सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली आपके उससे निकलेंगे। ऑर्गेनिक मैन्योर करेगा क्या, ऑर्गेनिक मैटर करेगा क्या, ये ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करेंगे वाइल डिकम्पोजिशन एंड ऑल। ठीक है, एंड देन इट विल हेल्प इन बेसिकली रिवर्सिंग दिस सैलिनिटी,
ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग भी हेल्प करता है। अब ये है क्या ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, ये इसके सही टाइम पे हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजर मैनेजमेंट भी है, कल्चरल मैनेजमेंट भी है, यू हैव सीन फिजिकल मेथड्स आल्सो। एक और मेथड्स हमने क्रॉप चॉइस, क्रॉप मैनेजमेंट आपको मैंने बता दिया, जिसका सॉइल सैलिनिटी, क्रॉप्स जो अच्छे हैं, जो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स हैं, वो लगाने की कोशिश करेंगे हम इनमें, है ना। ये आप देख सकते हो, इनका ये मैंने डेटा डाल रखा है। एक हमारा कल्चरल मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर स्ट्रॉ मल्च भी यूज़ कर सकते हो। इनका एक ये कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर सैलिनिटी कंट्रोल के लिए स्लोपिंग बेड्स में, सपोज यहाँ पर आप ऐसे भी ग्रो करवा सकते हो, स्लोपिंग बेड्स विद सीड्स प्लांटेड ऑन द स्लोपिंग साइड अबव द वाटर लाइन, ऐसे भी आप ग्रो कर सकते हो। फरो इरिगेशन अगर हो रही हो वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ से अगर आप इरिगेशन देते हो तो सॉल्ट्स एक जगह एक्यूमुलेट और डिजोल्व रहते हैं, है ना। तो इतने सारे मैनेजमेंट और रिक्लेमेशन के मेथड्स आपको मिले हैं, फिजिकल मेथड्स आपको मिले हैं, कल्चरल, केमिकल में यू कैन गो फॉर फर्टिलाइजर, इरिगेशन, चॉइस ऑफ क्रॉप्स। तो ये सारा आप लिख सकते हो रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन सॉइल। काफी सारे पॉइंट्स आ गए हैं आपके पास। अब आप एक बार पीवाईक्यू इसका ट्राई करना, ठीक है। अब अगर मेरे को एल्कलाइन सॉइल, और एल्कली सॉइल है नॉट एल्कलाइन, एल्कली सॉइल, और जिसको मैं सोडिक सॉइल भी बोलता हूँ, इसको डिफाइन करना हो तो आप डिफाइन कर दोगे। Alkali soil are those soil whose saturation extract or EC of that saturation extract is less than 4 decicem per meter. The ESP is greater than 15 and the SAR is greater than 13 and the pH is greater than 8.5. ये देखो यहाँ पर सेम टू सेम, these soils have pH greater than 8.2, ESP greater than 15. The EC of this soil, तो पहला पैराग्राफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कली सॉइल में आप ये लिखोगे, ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है ना। दीज आर ऑल्सो ब्लैक एल्कली सॉइल्स, व्हाइट एल्कली सॉइल हमारा सलाइन था। और यहाँ पर हम ज्यादा किसका अमाउंट देखते हैं, सोडियम का। तो सोडियम से रिलेटेड हमें यहाँ पर अमेंडमेंट्स करने होंगे, रिक्लेमेशन कैसे करेंगे इनका। अच्छा, फॉर्मेशन कैसी हो रही है अल्कली सॉइल की, कॉन्टिन्यूस वेटिंग एंड ड्राई अगर हो रही है। ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम ज़्यादा हो जाता है इसकी वजह से। तो शैलो अगर ब्रैकिश ग्राउंड वाटर्स भी हैं तो वहाँ पर भी आपका इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, डीफ्लोकुलेशन, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कटायन में डोमिनेंट होता है हमारा सोडियम रेदर देन Mg2+, और वो ये सोडिक क्लासिफिकेशन है, नो नीड टू रिमेंबर। बट आपको पता है कि ग्रेटर देन 15 और लेस देन, ESP कितना होना चाहिए इसका, अगर 15 से ज़्यादा है तो, है ना। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि 20-30, ग्रेटर देन 50 वेरी सोडिक। अगर आपके पास सोडिक सॉइल है तो वहाँ पर कोई नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगी कुछ हार्डी ग्रासेस के अलावा। तो इनमें एक फिनोमिना देखने को मिलेगा, जब डिस्पर्स कर देगा या डीफ्लोकुलेशन करेगा, तो जब वेट होगा तो स्लिपरी होगा, लेकिन जैसे ही ड्राई हो जाएगा ये, तो आपको बहुत ही हार्ड सरफेस दिखेगा, यहाँ पर आपको क्रस्टिंग होते हुए दिखाई देगी, फटने को जैसे हो जाता है, राइट। देखो लिखा भी, अपॉन ड्राइंग डीप क्रैक्स 1 to 2 सेंटीमीटर वाइड डेवलप्स इन द सॉइल विच क्लोजेस व्हेन वेटेड। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर हार्ड क्रस्टिंग क्रस्टिंग वगैरह की ही रहती है। तो यहाँ पर क्या लीचिंग काम कर पाएगी, जो हम एसिडिक सॉइल में यूज, सॉरी सलाइन सॉइल में यूज कर रहे हैं, नहीं, लीच तो ऊपर ही, ये वाटर स्टैग्नेंट रहेगा, अंदर तो जा ही नहीं पाएगा, है ना। तो द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अल्कली सॉइल इज पुअर वाटर एंड एयर परमेबिलिटी। जब वाटर परमेबल ही नहीं है, एयर परमेबल नहीं है, तो आप इरिगेशन देके क्या करोगे, आप वाटर से कैसे सही कर पाओगे, लीचिंग से कैसे सही कर पाओगे, है ना। तो देयर विल बी लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सीडलिंग इमरजेंस एंड जर्मिनेशन विल बी ग्रेटली डिफिकल्ट। आप सीड बेड भी प्रिपेयर नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ दिस। टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक और इन कार्बोनेट्स की आपको कॉन्सेंट्रेशन दिखेगी, डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ आयरन जिंक का दिखेगा, है ना। तो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एल्कली सॉइल। अब हम आते हैं रिक्लेमेशन पे। सबसे ज्यादा रिक्लेमेशन के लिए जो यूज होता है एल्कली सॉइल में, आपको याद रखना है जिप्सम, CaSO4.2H2। दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं Ca पॉजिटिव कैटाइन आप दे रहे हो सॉइल में। इस कैल्शियम की वजह से जो डीफ्लोकुलेशन से फ्लोकुलेशन होना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से पुअर जो वाटर और एयर परमेबिलिटी है ये खत्म होगा, है ना। वाटर परमेबल होना शुरू कर देगा सॉइल हमारा। तो अमेंडमेंट्स में सबसे बेहतरीन रहता है हमारा जिप्सम, जिप्सम अमेंडमेंट अगर करोगे आप तो। मेथड कैसा रहता है, इसको ब्रॉडकास्ट करो, आप छिड़को जिप्सम को, एंड 10 सेंटीमीटर सॉइल तक के उसमें ही रहना चाहिए। ज़्यादा अंदर आप डेप्थ करोगे तो उसका इनफेक्टिव आपको कुछ दिखेगा नहीं कि जिप्सम का असर हुआ, है ना। तो करेगा क्या जिप्सम, बेसिकली रिएक्शन होगी। रिएक्शन क्या होगी गाइस,
वैसे हमारा सोडियम कार्बोनेट्स की फॉर्म में सॉइल में मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ जिप्सम का रिएक्शन करवाओगे तो CaCO3 का फॉर्मेशन होगा। और अगर आप यहाँ से देखोगे ये वाली इक्वेशन, सोडियम है प्रेजेंट, सॉइल है, CaSO4 है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली अल्टीमेटली Ca2+ आयंस मिलने वाले, ये डीफ्लोकुलेशन शुरू करेगा। सिमिलर गोज फॉर सल्फर, अगर आप सल्फर भी यूटिलाइज कर रहे हो, सल्फाइड्स यूटिलाइज कर रहे हो रेदर देन आपका कैल्शियम सल्फेट से सल्फेट यूज नहीं कर रहे हो, आप एलिमेंट सल्फर यूज कर रहे हो, तो रिएक्शन कुछ ऐसी बनेगी। अल्टीमेटली आपको अगेन Ca यहाँ पर 2 मिलेगी, 2Ca और Ca2+। इसको दोबारा समझो, यहाँ पर आपके पास जब आप इक्वेशन, इस इक्वेशन पे फोकस करना, यहाँ पर सॉइल कटा दो, Na CSO4 तो बनेगा आपका Na2SO4, यहाँ पर कैल्शियम फ्री हो गया, ये कैल्शियम डीफ्लोकुलेट करेगा। जब डीफ्लोकुलेट करेगा तो डीफ्लोकुलेट नहीं, सॉरी, फ्लोकुलेशन होगा, राइट, Ca2 की वजह से। अगेन क्लस्टर की फॉर्मेशन में होंगे, यहाँ पर एरिएशन, वाटर प्रॉपरली जाने लगेगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी Na2SO4 मौजूद है, सोडियम अभी भी मौजूद है इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ Na2SO4, तो यहाँ पर देन आप लीचिंग करवाओगे ताकि ये मॉलिक्यूल निकल जाए यहाँ से, ठीक है। अदर देन दिस अमेंडमेंट, जिप्सम अमेंडमेंट के अलावा आप ऑर्गेनिक अमेंडमेंट भी कर सकते हो। अमेंडमेंट में कुछ नहीं होता, मल्चिंग, क्रॉप रेजिड्यू डाल दो, ऑर्गेनिक मटेरियल्स डाल दो, इसका डायरेक्टली असर आपको फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में मिलेगा। अगेन हमारी प्रॉब्लम सोडियम के साथ, सोडिक सॉइल के साथ यही है, ये क्रस्टिंग फॉर्म कर रहा है, ये एक डिस्पर्स मीडियम बना दे रहा है, डीफ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर बना दे रहा है। ऑर्गेनिक मटेरियल डालेंगे तो ये फ्लोकुलेशन की तरफ प्रोसीड करेगा, फ्लोकुलेशन की वजह से हमारे पास पेनिट्रेशन पावर मिल जाएगी फॉर वाटर एंड एयर, ठीक है। तो रीड दिस ऑर्गेनिक अमेंडमेंट ऑल्सो। कुछ आपके पास इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं जो डायरेक्टली सीओ को सप्लाई करेंगे, सॉल्युबल सीए। कैल्शियम पे फोकस क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। दूसरे कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस में आप हमेशा अगेन वही सारी चीजें कर सकते हो, लैंड लेवलिंग, शेपिंग, ठीक है, ग्रीन मैन्योरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रीन मैन्योरिंग होता क्या, हमने सही से पढ़ना है इसको अपने एग्रोनॉमी यूनिट में, डोंट वरी। यहाँ पर डीप फ्लोइंग कर सकते हो आप, ड्रेनेज प्रोवाइड कर सकते हो, सैंड फिलिंग कर सकते हो। नॉट ऑल मेथड्स आर इंपॉर्टेंट, बट सबसे ज्यादा जो यूटिलाइज होता है वो जिप्सम वाला होता है। लेकिन आपको कंटेंट लिखना है एग्जामिनेशन में, तो आप फिजिकल एमेलियोरेशन को भी ध्यान में रखोगे। वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर इतना अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन पहले अगर आप Ca का अमाउंट बढ़ा दोगे, कैल्शियम का अमाउंट बढ़ा दोगे, तो वाटर इन्फिल्ट्रेशन भी होने लगेगा। एल्कली सॉइल्स हैव गॉट लो इन्फिल्ट्रेशन रेट, so the water rainwater accumulates, this result in oxygen stress too। तो ये कैसे आप कर सकते हो, सरफेस और सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम लगा दो फीड में, तो भी आप ये कर सकते हो। कि सरफेस में तो आप वाटर पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा, तो सब सरफेस इरिगेशन बहुत कारगर, बहुत सक्सेसफुल रहता है इस केसेस में। गुड इरिगेशन मैनेजमेंट, ये पॉइंट ऐसे कुछ हैं जो आप हर जगह लगा सकते हो। जहाँ भी आपको लीचिंग करवानी है, आप देखो सरफेस अगर पेनिट्रेशन हो पा रहा है, वेल एंड गुड, नहीं हो पा रहा है, सब सरफेस इरिगेशन दे दो। इरिगेशन में सबसे अच्छा मेथड होता है हमारा स्प्रिंकलर मेथड वाला। अदर देन दैट क्रॉप चॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर अगर आपके पास सोडिक सॉइल है तो राइस बहुत ज़्यादा प्रेफर करा जाता है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ही सोडिसिटी है, उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा, वेरी हाई सोडिक सॉइल है वो तो है, लेकिन राइस एक फेयर अमाउंट का सोडिसिटी टॉलरेट कर लेता है। क्यों? बिकॉज सबमर्जेंस कंडीशन में राइस कैन बी ग्रोन, है ना। Also, agroforestry system can be utilized over here because it will improve physical and chemical properties of soil। आप ये एग्जाम्पल एज इट इज डाल सकते हो, साइनाडोना डेक्टिलोना, ये एक वीड है, ठीक है, जो आप पढ़ोगे वीड में, मैं आपको याद करवाऊंगा 10 वीड्स, 10 और 15 वीड्स के नेम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको क्लास के दौरान। इन्होंने रिपोर्ट कराया टू ब्रिंग डाउन 50% यील्ड एट SSP लेवल अबव 30, मतलब 30 से, अगर ASP लेवल 30 से ऊपर है तो भी 50% यील्ड प्रोड्यूस हुआ है। तो दैट मीन जहाँ कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे हम सोडिसिटी की वजह से, लेकिन नॉलेज के थ्रू वी कैन प्रोड्यूस समथिंग, राइट। और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सही होंगी, ताकि हम कुछ सालों बाद उसमें नॉर्मल क्रॉप ग्रो कर सके। ये नॉर्मल क्रॉप्स हैं जिनका आपको ESP रेंज दे रखा है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ये याद नहीं करना होता, लेकिन समझनी होती है कि ये आपकी ESP रेंज है, टॉलरेंट क्रॉप्स भी कैन बी ग्रोन इन दी सॉडिक सॉइल टू। तो इनको खाली हमें नहीं छोड़ना चाहिए डिग्रेडेड लैंड समझ के, है ना। अब बात करते हैं हम एसिड सॉइल की, एसिडिक सॉइल। एसिड सॉइल तब हम बोलेंगे जब हमारे पास एसिड कटाइन हमारे आने लगेंगे, राइट। एसिड कटाइन मैंने आपको कौन कौन से बोले थे, H+ एंड Al3+। दैट मीन्स इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर किसी सॉइल सरफेस में बढ़ जाता है और किसी सॉइल में बढ़ जाता है, तो दैट मीन्स वो सॉइल एसिडिक है, एज सिंपल एज दैट। अब ये बढ़ कैसा रहा है वो तो हम देखेंगे, H+ और Al3+ का कैसे कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो एसिडिक सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो एसिड, यू विल फाइंड सॉइल एसिडिटी
is the higher concentration of H positive in the soil solution and at its exchange sites. ये होता कैसे है, जनरली रीजन क्या क्या होते हैं, इनके फैक्टर्स क्या रिलेटेड है जो फॉर्म करती है एसिड सॉइल को, तो कुछ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पहला फैक्टर जो आपको देखने को मिलेगा एसिडिक पेरेंट मटेरियल। यहाँ पर आपको सपोज ग्रेनाइट हमारा पेरेंट मटेरियल है, तो इसके ऊपर जो भी आपको सॉइल दिखेगी उसमें थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर होगा, राइट, बिकॉज ग्रेनाइट इज योर एसिडिक पेरेंट मटेरियल। अब ग्रेनाइट में सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, इस वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, वेयर एज बसॉल्ट बेसिक कैरेक्टर शो करता है, बेसिक। तो जनरली पेरेंट मटेरियल अगर बसॉल्ट है तो वो आपका एल्कलाइन सॉइल की तरफ जाएगा, सलाइन सॉइल की तरफ जाएगा, नॉट टुवर्ड्स एसिडिक सॉइल, राइट। दूसरा आप मेन रीजन देखोगे सॉइल एसिडिटी का, हैवी रेनफॉल रीजन। तो केरला तमिलनाडु साइड में हैवी रेनफॉल आप देखते हो, वहां उसकी वजह से क्या होता है, लीचिंग। अब लीचिंग हो किसका रहा है, बेसिक सॉल्ट्स का लीचिंग हो रहा है, बेसिक कटाइंस का। बेसिक कटाइंस मतलब CAMGNA, इनका आप लीचिंग देखते हो तो बचेगा कौन सा, Al और H पॉजिटिव ओनली, है ना, ये सरफेस पे बचेंगे। ऑल्सो CAMGNA आर हाईली सॉलेबल, दीज आर वेरी वेरी मच सॉलेबल, इसलिए वाटर के साथ मिक्सअप करके नीचे चले जाएंगे। वेयर एज H पॉजिटिव Al3 पॉजिटिव इतने सॉलेबल, इतने अच्छे सॉलेबल नहीं होते, दे आर लेस सॉलेबल, राइट। ऑल्सो ये वाला पॉइंट देखो, ह्यूमस एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड, ये कैसे कर रहा है, ऑर्गेनिक एसिड डिकम्पोजिशन में जाते हैं, डिकम्पोजिशन से मिलता क्या आपको, CO2 प्लस H2O। CO2 और H2O कभी कभार अपने आप में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2CO3। H2CO3 है क्या, कार्बोनिक एसिड, एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। इसका अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो भी आपका सॉइल एसिडिटी बढ़ जाएगी। वन मोर पॉइंट समझ में आ रहा है। अगेन इनका कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एसिड रेन का सारा फंडा यही है कि यहाँ पर एसिड रेन में तो आपका H2SO4 भी आता है, HNO3 भी आता है ना, ये तो हाईली एसिडिक बना देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड दे सकता है। हाइड्रोस ऑक्साइड भी कभी कभार एल्यूमिनियम और आयरन के हाइड्रोक्साइड भी आपको एसिडिक कैरेक्टर देता है, बिकॉज जब ये आयनाइज होते हैं तो H पॉजिटिव निकलता है यहाँ से, ठीक है, इस वजह से। सेम पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे, लीचिंग ऑफ बेसिस, एसिडिक पेरेंट मटेरियल, एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर लाइक यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट का ज़्यादा यूज करोगे तो आप ये प्रॉब्लम आपको जहाँ कहाँ पे दिख रही है, पंजाब हरियाणा एरियाज में, राइट। ये नेचुरल प्रोसेसेस है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, continuous cultivation of crops also are leading to absorption of basic cation. Acid rains are also containing sulfate and nitrate ions, HNO3 and H2SO4. अच्छा, इनकी वजह से प्रॉब्लम क्या होने वाली है हमारे सॉइल एसिडिटी की वजह से, फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी हमारी, हेविली एग्रीगेटेड सॉइल मिलेगा, अगेन वेरी कॉम्पैक्ट लाइक लेटराइट। केमिकल प्रॉब्लम्स में आपको एसिड टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैंगनीज। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है यहाँ पर, क्योंकि बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज आपका 5.5 pH के बिलो काम नहीं करते हैं, ठीक है, उनका मेटाबॉलिज्म काम नहीं करता 5.5 से बिलो। नाइट्रोजन फिक्सेशन में अफेक्ट पड़ेगा बिकॉज वहाँ पर एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, तो बायोलॉजिकल जो आपके बैक्टीरिया फंजाई वगैरह वो नहीं हो पाएगा, राइट। तो फंजाई कैन ग्रो वेल अंडर वेरी एसिडिक सॉइल्स, तो बैक्टीरिया तो ग्रो कर जाएंगे, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे, और फंजाई का यहाँ पर बहुत अच्छा मीडियम मिल जाएगा विच विल रिजल्ट इन दिस डिसीजेस, ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो और फुट रॉट ऑफ ब्लैक पेपर। तो फंजाई डिजीजेस की तरफ जाती है, तो पेस्ट प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, राइट, पेस्ट एंड डिजीजेस। अब इसका एमिलियोरेशन और रिक्लेम कैसे करेंगे हम एसिडिक सॉइल को, वो देखते हैं। नेक्स्ट, हाउ वुड यू रिक्लेम सॉइल एसिडिटी गाइस, you know the problem is accumulation of Al3 plus H positive on the surface. अब acidic, again these are acidic cations, अगर आप बेसिक cations यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दो तो वेल एंड गुड हो जाएगा। सोडिक में भी हम क्या कर रहे थे, सोडियम को रिप्लेस कर रहे थे हम Ca2 प्लस से, तो क्या हम यहाँ पर अगेन CaSO4 को यूज कर सकते हैं, दैट इज जिप्सम। आंसर में सोचो थोड़ा, क्या हम CaSO4 को यूज कर सकते हैं। और आपने बहुत ही फेमस लाइन सुन रखी हो, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट को डायरेक्टली बोल रहे होंगे, हम लाइम यूज करेंगे यहाँ पर एसिडिक सॉइल को इंप्रूव करने के लिए। लाइम होता है हमारा CaCO3, केमिस्ट्री 9th क्लास एनसीईआरटी में सब दे रखा है, लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, है ना, वो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट यहाँ पर आप एज इट इज समझो लाइम, या लाइम का यूज करना चाहिए, क्योंकि लाइम में भी Ca2 प्लस मिल जाएगा, यहाँ पर भी Ca2 प्लस मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि एसिडिक सॉइल को इंप्रूव करने के लिए हमें लाइम यूज करना चाहिए, ना कि जिप्सम।
gypsum is not recommended to improve the fertility of, or sorry, to improve the fertility of acidic soil. Why? Can you tell me? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है. लेट मी टेल यू फ्रेश. अभी जब सपोज दिस इज योर क्ले पार्टिकल और दिस इज योर सॉइल पार्टिकल. अब आपको पता है ये एसिडिक सॉइल है, तो आपको पता है यहाँ पर H पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव ज़्यादा अटैच्ड होंगे, ठीक है. Fe3 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, और कुछ मैग्नीशियम आयन होंगे, कुछ और बाकी आयन्स होंगे. यहाँ पर दोबारा आप H पॉजिटिव लगाओ, क्योंकि इनकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा है. तो ये तो आपको क्ले पार्टिकल कौन सा हो गया? एसिडिक वाला. यहीं अगर मैं एक और सॉइल पार्टिकल बनाऊं और यहाँ पर मैं ऐड करूं Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Ca2 प्लस, ये कौन सा हो गया मेरा? ये हो गया मेरा सोडिक, सोडिक सॉइल पार्टिकल, क्योंकि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इज वेरी हाई ओवर हियर. अब यहाँ पर तो मैं CaSO4 का यूज़ कर रहा हूँ. वो इसलिए कर रहा हूँ, आप समझो, अगर मैं एसिडिक सॉइल में CaSO4 का यूज़ करता हूँ तो दैट मीन्स Ca2 प्लस आई विल गेट इन द सोल्यूशन SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव. यही तो मिलेगा मेरे को, एक ये प्रोडक्ट मिलेगा और एक ये आयन मिलेगा. यहाँ पर सपोज इसको चेंज करना है एल्यूमिनियम को, ठीक है, और आप समझो H पॉजिटिव को हटाना है यहाँ से, तो यहाँ पर Ca2 प्लस जाएगा, कैटायन एक्सचेंज होगा, H यहाँ पर आएगा. जैसे ही H पॉजिटिव फ्री होगा, Ca तो अटैच हो जाएगा, जो मैं चाहता था कि मेरा कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए, मेरा pH अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बेसिक कैटायन है. लेकिन H पॉजिटिव यहाँ पर है, यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव है, तो ये मेरा क्या दे देगा? H2SO4. अरे बाप रे, ये तो हाईली एसिडिक है. तो मैंने एसिडिसिटी को कम कर रहा था, ये तो अपने आप मैंने बाय प्रोडक्ट H2SO4 दे दिया. समझ रहे हो? तो ऐसे ही अगर मैं एल्यूमिनियम को रिप्लेस करूंगा, Al2SO4 हो जाएगा. Fe को करूंगा, एल्यूमिनियम सल्फेट्स बनाया था, तो ये मेरे को सल्फेट्स देने लगेगा. दैट इज रॉन्ग, ये हमें नहीं चाहिए, है ना. तो इसीलिए CaSO4 यहाँ पे यूटिलाइज नहीं करते. वेयर एज सोडिक में मैं कह रहा था Na पॉजिटिव को आप Ca पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो Na2SO4 बन जाएगा आपका. ये सॉलेबल होता है वाटर में. तो तभी मैं कह रहा था आप लीच डाउन करोगे इसको, उसके बाद आप वाटर देके इसको लीच डाउन करते हो, आराम से ये निकल जाता है, लीच्ड होता है, और Ca2 प्लस मेरा मिल जाता है अपने सॉइल पार्टिकल को. इसीलिए सोडिक में हम CaSO4 यूज कर रहे थे, एसिडिक में नहीं कर रहे थे. एक और चीज समझो, अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट Ca2 पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव, दो प्रोडक्ट मिले मेरे को ऐसे. अगेन ये चेंज करेगा ना, ये यहाँ पर चेंज करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, तो H पॉजिटिव आया, H2CO3 बना आपका कार्बोनिक एसिड. नाउ इट कैन बी रिमूव्ड वेरी इजीली, ठीक है. ये आपको, ये एक तो वीक एसिड देगा, ऊपर से ये रिमूव भी हो जाएगा बहुत इजीली. और यहाँ पर आपको CO2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव आ जाएगा, तो एसिडिटी अपने आप ही ये कम कर देगा, pH अराउंड 7 तक ले आएगा. इसीलिए लाइम इज यूज्ड, ठीक है. तो आप कहीं भी देखोगे मैनेजमेंट में, तो यू विल बी सेइंग दैट लाइम एंड लाइमिंग मटेरियल इज यूटिलाइज्ड टू एमिलियोरेट द सॉइल एसिडिटी. ये आप रिएक्शन देखो, Ca2 CO2 मिल गया यहाँ पर, ये कैल्शियम ये बाइकार्बोनेट मिल गया, उसके बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट को भी रिप्ला के, या लास्ट में आपको क्या दे रहा है? वाटर और CO2. डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है? लाइम रेजेस द pH ऑफ द सॉइल, एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज एंड हाइड्रोजन टॉक्सिसिटीज. इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आपको मिल रहा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आर एडेड टू द सॉइल, और pH आपका रेज हो गया है, राइट. बाकी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर और दिखेंगे, फोस्फोरस अवेलेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है. ये अभी और भी ज़्यादा जब हम फोस्फोरस को, नाइट्रोजन को और एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट देखें, तब और ज़्यादा क्लियर होंगी आपको चीज़ें, ठीक है. अभी सिर्फ एक बार इसको रीड आउट करो यहाँ पर चीज़ें, क्योंकि और फर्दर बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं मुझे. ऑटोमेटिकली जो आपकी प्रॉब्लम्स थी कि भाई माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आ रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आ रहा है, वो अपने आप सुधरेंगी, ठीक है. वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो. ये तो फिर भी कम लिख रखा है. क्या स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट होगा? होगा, क्योंकि आपको पता है Ca2 प्लस एंड Mg2 प्लस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर flocculation, and flocculation is good for penetration of roots. Air flow will be good, water flow will be good, है ना. तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली यू विल बी राइटिंग अप. एक एक वर्ड इज इंपॉर्टेंट गाइस. ये वाला आप स्लाइड पढ़ोगे तो लाइमिंग ऑल्सो इंक्रीजेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. लाइमिंग मटेरियल में आप देखोगे कमर्शियल लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर बीइंग यूटिलाइज्ड ओवर हियर. यहाँ पर आप फ्लाई ऐश वगैरह का भी यूटिलाइज करोगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, फ्लाई ऐश.
आई होप यू मस्ट बी नोइंग अबाउट फ्लाई ऐश। बेसिक स्लैग भी यूटिलाइज होता है यहाँ पर, ठीक है। फ्लाई ऐश देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लो डेंसिटी अमॉर्फस फेरो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। फ्लाई ऐश आपका वेस्ट प्रोडक्ट है पावर प्लांट्स का, थर्मल पावर प्लांट्स का। जब कोयले को जलाते हो, कोयले का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जला के, वो फ्लाई ऐश होता है, राइट। अगेन यहाँ पर कुछ क्रॉप्स दे रखे हैं जिनका हाई टॉलरेंट है एसिडिटी, एसिडिक एनवायरनमेंट में दे कैन ग्रो। ये देखो ओट्स आप 5 से 7.7 के बीच में भी ग्रो कर सकते हो। लेग्यूम्स कितने बढ़िया ग्रो करने के लिए, इन पीएच में भी यूज हो सकता है ये। तो इन दिस इफ यू विल सी नाउ वी हैव कवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, दीज फोर, ठीक है। रेस्ट ऑफ दीज आर अनइम्पॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी ओरिएंटेड और यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट। कभी नहीं पूछा गया ना पूछा जाएगा और बहुत सिंपल है। इम्परमेबल सॉइल, सॉइल क्ली सॉइल्स होंगे गाइस जहाँ पर इम्परमेबिलिटी बहुत कम होगी, राइट। तो इम्परमेबल क्यों हो जाते हैं, सॉइल क्रस्टिंग कैसे हो जाती है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार इसको गो थ्रू करो, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक एक सिर्फ आपने वो पढ़ना है, एक एक पैरा की इन्फॉर्मेशन होगी। लेट मी टेल यू कहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन। पेपर वन की बुक आपके पास होगी, राइट। इसमें आप जाओगे, पेज नंबर 299, प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर रिक्लेमेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर देखोगे सब सॉइल हार्ड पैन क्या होते हैं, शैलो सॉइल क्या होते हैं, बहुत ही वन वन पैरा की इन्फॉर्मेशन है। ये आप एक बार रीड करोगे, जो हमने पढ़ा वो तो है ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको इन डेप्थ देखना है, ठीक है। पेज नंबर 307 तक आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बाकी इन सब चीज़ों की, जो कि नहीं पूछा जाना, कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से ही बनेगा। आइदर यू आर गिविंग स्टेट पीसेस, मैंने बताया आईएफओएस और सीएससी। लेकिन ये एक बार आपको रीड जरूर करना है कि है क्या। ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइस, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आज की क्लास से पहले इसको ही रिवाइज करना है, इस पे कंटेंट होना चाहिए, इस पे प्रैक्टिस करो पहले सब कुछ। आपके पास अगर टाइम बचता है तो थोड़ा सा टाइम और निकालो, 1-2 घंटे, और इनको भी गो थ्रू करो, ठीक है। 30 पॉइंट्स मैं भी सेम चीज आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन दैट विल बी ईटिंग अप योर टाइम, और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सो वी विल बी डीलिंग विद द इंपॉर्टेंट स्टफ फर्स्ट, राइट। सो दिस वी हैव लर्नड इन टुडेज क्लास, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, अल्कली सॉइल। आपको वो टेबल याद होगी, ईसी क्या है, SAR परसेंट बेस सेचुरेशन, आई होप यू रिमेंबर। You must be remembering the exchangeable sodium परसेंटेज। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आपका इंट्रो बनेगा इस लाइन के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो आराम से, हाउ डज द सॉइल एसिडिटी अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। एसिडिटी अगर होगी सॉइल में तो कैसे अफेक्ट करेगा वो। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लमेटिक सॉइल, हाउ सॉइल इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉब्लमेटिक सॉइल। ये तो आप, हाँ, ये तो पूरा लेक्चर जो चला है उसी का आंसर पूरा आ जाएगा, लेकिन लिखना ही 250 वर्ड्स में, तो देख रहे हो बहुत ही शॉर्ट। एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन अल्कली सॉइल, को कैसे रिक्लेम करोगे। तो हमने जो सलाइन में पढ़ा है, जो अल्कली में पढ़ा है, वही मेथड्स आप यहाँ पर लगाओगे। डिफरेंशिएट बिटवीन सलाइन एंड सोडिक सॉइल, बहुत ही इजीली आप कर दोगे डिफरेंशिएट। ESP में फर्क होगा, SAR में फर्क होगा, डिफरेंट एग्रो टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ दीज सॉइल्स, इजी। Problems reclamation of saline sodic, again same has been asked. Saline alkaline soil, again same has been asked. Soil salinity क्या चीज होती है, again। तो आराम से आप इसको कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा बुक का रेफरेंस लो एंड दिस टॉपिक विल बी ओवर। So in today's class we have finished this problem soils and their reclamation also. Now we will understand from the next class. I hope we will start this essential plant nutrients, other beneficial elements in soil and plants, and then we will move on to this nitrogen use efficiency, phosphorus, potassium. ये समझना हमारे लिए उसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर हम कुछ देखेंगे बायो फर्टिलाइजर, INM, और इस टॉपिक को ओवर करेंगे आने वाली 2-3 क्लासेस में। ये हो चुका है, ये हो चुका है, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। I hope you must be revising and appreciating the way I am teaching you, because ये completely UPSC oriented trial and tested methods हैं guys। as it is आप अप्लाई करोगे, I am assuring you 250 प्लस, 300 प्लस के लिए यू हैव टू डू मेहनत। ये 50 का गैप भरने के लिए आपको मेहनत करनी है। वो मेहनत यही है कि कोई टॉपिक छोड़ना नहीं, हर टॉपिक की इन्फॉर्मेशन होती है। एक पॉइंट तो ये है जो आप कर रहे हो, अगर मैंने बोला है कि ये बाकी सॉइल, बाकी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स को भी एक नज़र मार लेना, तो मारना है।
सेकंड चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करंट अफेयर्स को भी इन सब चीजों में इंटीग्रेट करना है, वो अभी नहीं, वो जैसे जैसे हम यूनिट्स में आगे बढ़ते जाएंगे वहां पर मैं आपको डिस्क्राइब और बताता जाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप रिवाइजिंग गाइस, थैंक यू।